गुड मॉर्निंग अंश, जसविंदर, अभिषेक और रानी। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का। आज हम लोग जो है इंटरनल सिक्योरिटी से जो है हमारा कॉम्बो बैच जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। कॉम्बो बैच अपने आप में बहुत स्पेशल बैच होने वाला है, क्योंकि जैसे वो आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि कई बातें बहुत छोटी होती हैं लेकिन उनका प्रभाव जो है बहुत ज़्यादा रहता है ना। कई बार हम छोटी छोटी बातें बुजुर्गों की सुन लेते हैं या बड़े लोगों की सुन लेते हैं जिनके जीवन में उन्होंने काफ़ी कुछ ऑलरेडी देख लिया है, तो हमें लगता है कि वो हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट होती है ना। उसी तरीके से यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन में जो 4 पेपर है उसके अंदर कुछ छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं लेकिन उनका प्रभाव इतना ज़्यादा है, इतना बड़ा है कि आप उसका शायद ही अनुमान लगा पाएं। क्योंकि कई बार मैं आप लोगों को ये बात बोलता हूँ कि यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में लगभग 650 से 700 नंबर का स्कोर लगभग हर सीरियस एस्पिरेंट ले लेता है, लेकिन 700 से 820, 30 और 850 तक अगर आपको पहुंचना है उसके अंदर ये जितने भी सब्जेक्ट हम लोग इस कॉम्बो बैच के अंदर करने वाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, बहुत बड़ा इनका रोल रहता है। मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से किस सब्जेक्ट की क्या रेलिवेंस है और क्यों मैंने आज जो है आंतरिक सुरक्षा को ही चुना है। क्योंकि आने वाला जो साल है आपको पता है, चाहे वो इस साल का मेंस एग्जामिनेशन हो या अगले साल का मेंस एग्जामिनेशन हो, उसके अंदर आंतरिक सुरक्षा से काफी सारे सवाल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे आपको पता है कि पहलगाम हमले के बाद से ही सरकार को जो सरकार का ऑपरेशन सिंदूर जो चला है उसके बाद से ही विपक्ष जो है सरकार की आलोचना कर रहा है। कल भी अगर आप लोगों ने देखा हो तो गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने जो आपका संसद के अंदर काफी ज्यादा मतलब तीखा हमला विपक्ष पर किया है और काफी फैक्ट के साथ चीजों को रखा है कि किस तरीके से सरकार जो है आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों के साथ लगातार निपटने का काम कर रही है ना। तो उस सेंस में इंटरनल सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा रेलिवेंस बन जाता है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में कंटेंट बहुत कम अवेलेबल है मार्केट में। समझ जो है कई बार बहुत अच्छे तरीके से इस तरह के सब्जेक्ट की नहीं हो पाती है। इस तरह के सब्जेक्ट को बहुत इजी ले लिया जाता है। हालांकि हम लोग कॉम्बो बैच में 5 सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं, है ना। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? एक आप लोगों को पता है कि हम शुरुआत कर रहे हैं आंतरिक सुरक्षा से, तो इसको पढ़ेंगे। उसके बाद एक प्रमुख जो विषय है वो है आपका आपदा का प्रबंधन, है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट। अच्छा, ये दोनों मैंने स्टार्टिंग में इसलिए रखे हैं क्योंकि इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि आपको पता है कि जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा प्रभाव जो है दक्षिण एशिया पर होना है और दक्षिण एशिया के केंद्र में है भारत, है ना, सेंटर में भारत की लोकेशन है। तो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में अगर मैं छोटे द्वीपीय देशों को छोड़ दूं जो सबसे पहले डूब सकते हैं, उसके बाद अगर आप देखोगे तो भारत का नाम ही सबसे पहले लिया जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में डिजास्टर मैनेजमेंट से भी काफी सारे क्वेश्चन यूपीएससी पेपर 3 में पूछ रहा है और ये भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सिर्फ ज्योग्राफी के साथ मर्ज करके समझ लिया जाता है। इसके अलग की तैयारियों को लेकर या अलग से इसके आंसर राइटिंग को कैसे करना है, कंटेंट डिफरेंट कौन सा होना चाहिए, इसको लेकर भी थोड़ा सा बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। बिल्कुल, रानी कह रही हैं छोटी छोटी मगर बड़ी बातें हैं। तो ये कहीं ना कहीं पे आपको पता है बहुत छोटे सब्जेक्ट हैं लेकिन इनका इम्पैक्ट जो है मेंस एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा है। आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं, है ना, किसके पास कौन सी पावर है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा प्राधिकरण इसको लेकर देखता है, राज्य के स्तर पर किस तरह का मैनेजमेंट होता है, कौन सी अथॉरिटी इसको डील करती है, जिले के स्तर पर कौन कौन सी अथॉरिटी जो है इसको डील करती है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जिसके बारे में लोगों को आइडिया नहीं होता है ना। तो कौन कौन सी आपदाएं हैं और वो आपदाएं कौन सी हैं जो भारत को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है ना। जैसे आपको पता है कि इस समय 2 बड़ी आपदाएं हैं जो इंडिया को सबसे ज्यादा टेंशन में डाल के बैठी हैं। एक आपदा है आपकी फ्लड वाली, आपको पता है हर साल भारत में बाढ़ देखने को मिलती है, और दूसरी प्रमुख आपदा है भूस्खलन की। अगर मैं कहूं कि दूसरी को भी पहले पे रख दिया जाए, लैंडस्लाइड को, तो ये गलत नहीं होगा। और यूपीएससी ने मेंस एग्जामिनेशन में पिछले 3-4 साल से भूस्खलन को लेकर सवालों की झड़ी लगा रखी है ना। तो जो आपका फ्लड है और भूस्खलन है ये 2 बड़ी आपदाएं हैं। उसके अलावा अगर आप देखोगे जैसे सूखा, है ना, ड्रॉट,
बारिश अगर अच्छी हो जाए, मानसून अच्छा आ जाए तो ठीक ठाक रह जाती हैं चीजें। अगर मानसून जैसे 2-3 साल 4 साल में आपको पता है कि एल नीनो का इम्पैक्ट हो जाता है, उसके चलते मानसून थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। मानसून के कमजोर पड़ने के चलते जो है भारत के कई क्षेत्रों में सूखे की सिचुएशन या सूखे की कंडीशन देखने को मिलती है ना। तो ऐसी कंडीशन में तीसरी प्रमुख आपदा बन जाती है हमारी सूखा। चौथा अगर आप देखेंगे दिल्ली जैसे शहरों में या आसपास, कल हरियाणा में देखने को मिला, आज से मुझे लगता है 1 वीक पहले गुजरात में देखने को मिला, है ना। हिमालय में तो आते ही रहते हैं, तो भूकंप जो है चौथी प्रमुख आपदा के तौर पर निकल के आता है ना। उसके अलावा मानवीय आपदाएं भी है, ये सब तो प्राकृतिक आपदाएं, इसमें एक आप और ऐड कर लीजिएगा सुनामी, चक्रवात, ये सब भी आपदाएं हैं, है ना। साउथ का जो क्षेत्र है भारत का या दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, वहां पर आपको ज्यादातर चक्रवात का प्रभाव देखने को मिलेगा, साइक्लोन का प्रभाव, सुनामी का प्रभाव भारत को। हालांकि अब हमने सुनामी को लेकर इतनी बेहतरीन तैयारी कर ली है, 2004 के बाद से भारत को ज्यादा इंपैक्ट सुनामी को लेकर नहीं हुआ है ना। तो जिस आपदा को हम लोग पहले से ही तैयार करके रख लेंगे, क्योंकि भारतीय आपदा प्रबंधन जो पूरा प्रशासन है उसकी एक कमजोरी आंकी जाती है या कही जाती है, वो ये है कि हम लोग आपदा आने के बाद जो है ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे मान लीजिए प्रीलिम्स में 2-3 बार फेल होने के बाद हम थोड़ा सीरियस होते हैं, इससे बेटर है कि हम पहले ही दिन से एग्जामिनेशन को लेकर सीरियस हो जाए, है ना। पेपर हो जाता है, जैसे मान लो किसी ने कोई भी एग्जाम दिया, यूपीपीसीएस का एग्जाम है या किसी ने कोई ईपीएफओ अप्लाई कर रहा है, अगले साल प्रीलिम्स का एग्जाम है यूपीएससी का, तो पेपर होने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो। फिर सिर्फ और सिर्फ अगर मान लीजिए नहीं हो रहा है तो आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ पछतावा रहता है ना। पेपर से पहले कर सकते हो आप जो भी कर सकते हो, जो भी आपको रणनीति बनानी है, जो भी आपको जिन लोगों को काम देना है, जिस तरीके से आपको टारगेट तय करना है, किस तरह का डेली शेड्यूल होना चाहिए, कब कब आपको कौन कौन से सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, ये सारी चीजों को लेकर आप लोग जो है एग्जामिनेशन से पहले काम कर सकते हो। बाद के लिए चीजें आप लोग नहीं छोड़ सकते कि बाद में क्या होने वाला है। उसी तरीके से भारत की जो आपदा प्रबंधन प्रशासन है वो क्या करता है, आपदा हो जाए उसके बाद एक्टिव होते हैं। जैसे अगर मैं नॉर्मल सा एग्जांपल लूं, दिल्ली जैसे क्षेत्रों में भूकंप को लेकर अभी कोई खास तैयारी है नहीं, जिस दिन कोई बड़ा भूकंप वहां पर आता है उसके बाद जाके सरकार एक्टिव होगी और सरकार सीरियस लेगी इस मैटर को। तो आपदा होने के बाद, जान माल की हानि होने के बाद, बहुत ज्यादा वित्तीय नुकसान होने के बाद अगर आप एक्टिव हो रहे हो तो मुझे नहीं लगता है कि आपने कुछ खास इस मामले में किया है ना। तो उसी तरीके से यूपीएससी को लेकर भी मैं कई बार बताया हूं आपको कि पहले कर सकते हो काम, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर करना है, ऑप्शनल को लेकर काम करना है आप पहले कर सकते हो, सीसेट को लेकर काम करना है आप पहले कर सकते हो, बाद में करने का कोई खास मतलब बनता नहीं है। फिर हालांकि सेकंड अटेम्प्ट में आप ट्राई करोगे, गलतियों के बाद भी इंसान सीखता है, लेकिन गलती हो ही ना, कुछ इस तरह का एफर्ट हमें कर लेना चाहिए। अब बात आती है उसके अलावा क्या पढ़ने वाले हैं हम इसके अंदर, भारतीय समाज, है ना। इंडियन सोसाइटी का सेगमेंट बहुत ज्यादा रेलिवेंट हो गया है यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पेपर 1 में। जीएस का जो पेपर 1 है उसके अंदर आपको पता है कि आप इंडियन सोसाइटी का एक सेगमेंट, बहुत बड़ा सेगमेंट है वो, लोग उसको इग्नोर कर देते हैं भारतीय समाज को। और हमें ये लगता है ना कि हम, जैसे मान लो महिला सशक्तिकरण को लेकर लिखना है हम लिख सकते हैं, हमें लगता है कि शहरीकरण को लेकर लिखना है तो हम लिख सकते हैं, धर्मनिरपेक्षता को लेकर लिखना है, पंथ निरपेक्षता को लेकर लिखना है तो हम लिख सकते हैं। जबकि हमें ये नहीं पता है कि अगर जिस तरह का आंसर यूपीएससी की डिमांड है, जैसे आपको मैं एक बात बताऊं कि अगर कॉमन आंसर आप लिख दोगे कि मान लीजिए महिलाओं के सशक्तिकरण आज तक नहीं हो पाया है, उसके पीछे कौन से कारण उत्तरदायी हैं, तो आप नॉर्मल कुछ 3-4 कारण जो सभी बच्चे लिखेंगे वो आप लिख दोगे। आपका आंसर स्पेशल कैसे होगा, आपका जवाब बाकियों से अलग कैसे होगा, दिस इज इंपॉर्टेंट ना। अगर जैसे मैंने आपको कई बार बता चुका हूं मैं कि यूपीएससी मेंस में पिछले 3-4 सालों में एक बदलाव देखने को मिला है। कौन सा बदलाव, पेपर को थोड़ा आसान कर दिया गया है। क्वेश्चन 4-4 लाइन में पूछे जाते थे, अब क्वेश्चन 1-1 2-2 लाइन में पूछे जा रहे हैं। अब सिंपल क्वेश्चन का आंसर तो सबके पास ही अवेलेबल है ना। आप लिखने बैठ जाओ, कोई क्वेश्चन मैं आपको दे दूं आप 3-4 पॉइंट निकाल देंगे, बट किसके पॉइंट एक तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली बात। दूसरा, प्रायोरिटी किसने सही से रखी, मतलब कौन सा पॉइंट उसने पहले नंबर पे रखा है, कौन सा दूसरे पे रखा है, नंबर तो इस पे मिलने हैं। क्योंकि देखो एक बात बताओ मुझे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात कहूं कि भारत में जो है किसी भी प्रॉब्लम को डील करने के लिए, जैसे मान लीजिए आपदा प्रबंधन को लेकर हम लोग बात कर रहे थे, है ना। तो आप मान लीजिए पहला पॉइंट लिखते हैं कि भारत को आपदा की पूर्व तैयारी करनी होगी, और किसी बच्चे ने उसको 6 नंबर पे लिख रखा है, तो एग्जामिनेशन वाला जो बोर्ड है या एग्जामिनर इस पॉइंट को समझेगा कि भाई आप एक चीज देखो कि इस बच्चे को पता ही नहीं है कि कौन सी प्रॉब्लम सबसे पहले नंबर पर होनी चाहिए।
अगर आप एज ए डीएम कल को जाओगे तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि कौन सी चीज सबसे पहले आपको ठीक करनी है। अगर आपको वही नहीं पता है तो आप काम कैसे करोगे? जिस चीज को सबसे पहले करना है उस चीज को आप सबसे अंत में कर रहे हो तो फिर तो आपका कोई मतलब नहीं है। समझे मेरी बात? मेंस के अंदर पॉइंट की इंपॉर्टेंस तय करने का सबसे बड़ा कारण ये है, एग्जामिनर जो है ये चेक करना चाहता है क्या आपको सच में सीक्वेंस लगाना पता है। कल को आपको किसी भी प्रॉब्लम में आप फंस जाओ, क्या आपको पता है कि सबसे पहला प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे। अब 5वें नंबर का काम आप पहले नंबर पे लगे पड़े हो उस पे दिमाग जो है करने, तो ये थोड़ा सा एक दिक्कत वाली चीज है। तो किसने पॉइंट को सही तरीके से प्रायोरिटी के बेस में लगाया है, किसने आंसर का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा रखा है, किसने इंट्रो और कंक्लूजन अच्छा दिया है ना, तब भी तो बाकियों से ज्यादा 2 नंबर देगा, 1-1.5 नंबर ज्यादा देगा ना। वरना तो नॉर्मल दे रहा है वो 3-3 नंबर 4-4 नंबर सबको ही देता चला जा रहा है, आप भी आ गए उसी भीड़ में। तो अगर आप मान लीजिए 700 नंबर लेके बैठे हैं और आपका सिलेक्शन यूपीएससी ने मेंस का जो 2024 का कट ऑफ 729 है, मैं कहता हूं 728 भी लेके बैठे हो जनरल कैटेगरी में, क्या फायदा है बताना जरा। ठीक है, आप अपने आप को कॉन्फिडेंस दे सकते हो कि मेरा स्कोर बहुत अच्छा है, मैं 1 नंबर से रहा, अच्छी बात है, आपने मेहनत की तभी वहां तक पहुंचे। लेकिन बात यह है कि मौका तो निकल गया ना, वो 728 किसी काम नहीं आया आपके। अगर 2 नंबर ज्यादा होते तो शायद काम आ जाते, आपको इंटरव्यू का कॉल आ जाता और आपके नाम के साथ टैग लग जाता कि आपने इंटरव्यू दिया है। समझे मेरी बात? कितना फर्क पड़ जाता है इस चीज को लेकर। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपका स्कोर जो है, मान लीजिए हर क्वेश्चन में आप 1 से 1.5 नंबर एग्जामिनर के थ्रू ज्यादा ले पाए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे तीसरा सब्जेक्ट है भारतीय समाज को लेकर, इस तरह के सब्जेक्ट में तो आंसर लिखना और भी ज्यादा मुश्किल है, क्यों कंटेंट नहीं है आपके पास स्पेसिफिक, कौन कौन से पॉइंट को लिखना है, कौन सा अरेंजमेंट करना है, और अगर हैं भी तो 3-4 पॉइंट हैं। इंटरनेट का फायदा लेके आपने वो चीजें कर भी ली, सिस्टमेटिक तरीके से आपका सब्जेक्ट वो तैयार नहीं हुआ। तो तीसरा एक बेहतरीन सब्जेक्ट जो है, जिसमें लगभग 80 से 90 नंबर का पेपर जो है यूपीएससी पूछ रहा है पेपर 1 में, वो है आपका इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज, हम लोग उसको करने वाले हैं। चौथा सब्जेक्ट है आप लोगों का आईआर। ठीक है, तो आईआर आपको पता है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध जो है हर स्टेज पे इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में देखोगे तो आपको देखेंगे 4 से 5 क्वेश्चन, कई बार तो 7-7 क्वेश्चन तक भी पूछा है आईआर से, है ना, तो ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। दूसरा, मेंस एग्जामिनेशन के अंदर 5 से 6 सवाल जो है आईआर के रहते हैं। संस्थाओं को अगर मैं ऐड कर दूं, है ना, 2-3 देशों को मिलाकर पूछ लिया जाता है और 2 अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को, चाहे भारतीय जो है आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन हो, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष हो, विश्व स्वास्थ्य संगठन हो, है ना, ब्रिक्स को लेकर हो, यूनाइटेड नेशन हो, इस तरह के संगठनों को लेकर यूपीएससी सवाल मींस में पूछता है। तो इस तरह मींस के अंदर भी आईआर का बहुत अच्छा रेलिवेंस है। और इंटरव्यू तो कई बार पूरा अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर चलता है। कई बार यूपीएससी, पता नहीं, अगर मान लीजिए उन्होंने पेपर पढ़ रखा है और पहली ही न्यूज ईरान और इजराइल को लेकर या पहली ही न्यूज भारत और पाकिस्तान को लेकर फ्रंट पे पढ़ रहे हो, तो हो सकता है वो पहला सवाल आपसे वही पूछें और अगले 40 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ आईआर का डिस्कशन आपसे किया जाए। उस समय बिना समीकरणों को समझे, बिना इक्वेशनों को समझे आप कैसे आंसर कर पाओगे, ये चीज आप लोगों को खुद को जानने की जरूरत है ना। तो चौथा सब्जेक्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, वो है आपका अंतरराष्ट्रीय संबंध। 5वें सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें, वो है आपका सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। अब जैसे आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि भारतीय समाज जो है, जो लोग पढ़ लेते हैं ना, वो स्टूडेंट जो है, वो एस्पिरेंट जो है, सामाजिक न्याय को भी भारतीय समाज के साथ क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। ये थोड़ा सा चीज जो है दिक्कत क्रिएट कर देती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक बात मैं आपको बताऊं कि सामाजिक न्याय और भारतीय समाज दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट है। सामाजिक, भारतीय समाज जो है जिसके अंदर आप सिलेबस पढ़ोगे या जो हम लोग पेपर 1 के लिए तैयार करते हैं, उसका सिलेबस कहता है भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं। जैसे भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषता जो है क्या है, पंथ निरपेक्षता है, और इसको लेकर यूपीएससी हर बार सवाल पूछता है। जैसे भारतीय समाज पितृसत्तात्मक समाज है, ये भी एक इसकी विशेषता है। बहुत सारी विशेषताएं। भारतीय समाज जो है एक समावेशी समाज है। आप सोच के देखो, बहुत सारे धर्मों को आपस में समाहित करके, बहुत सारी जातियों को, बहुत जो समुदायों को आपस में जो है समावेश करने के बाद इस तरह के समाज का निर्माण हुआ है।
भारतीय समाज में भारतीय ग्रामीण समाज की निशानी है। आज भी बहुत सारी जनता गांवों में रहती है। उसके अलावा शहरीकरण अपने आप में एक प्रॉब्लम भी है, एक जो है विशेषता भी है। बहुत सारी विशेषताएं आप भारतीय समाज के अंदर देख सकते हो, कई जातियों को मिलाकर, कई धर्मों को मिलाकर, है ना। जैसे मैं कहता हूं ना कि कई डिफरेंट डिफरेंट फूल को मिलाकर एक गुलदस्ते के तौर पर भारत खड़ा है। अब इस समाज की बहुत सारी अपनी विशेषताएं, और इस समाज की कई ऐसी चीजें हैं जो अब चुनौतियां बनकर सामने खड़ी हो रही हैं, और कई ऐसी चीजें हैं जो सदियों से बनी हुई हैं, अब तक उनका समाधान नहीं हो पाया है। जैसे एक समस्या है कि आज भी भारत का समाज पितृ सत्तात्मक प्रवृत्ति को नहीं छोड़ पाया है। सोचने वाली बात है। आज भी भारतीय समाज महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को नहीं छोड़ पाया है। आज भी भारतीय समाज धार्मिक कट्टरता से आगे नहीं बढ़ पाया है ना। ये सारी चीजें हैं कि नहीं। आज भी भारतीय समाज जातियों में जरूर उलझा हुआ है। आज भी भारतीय समाज में कई बार दंगे देखने को मिलते हैं, चुनौतियां हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ नेगेटिव है, अच्छा भी बहुत कुछ है। हम लोग बहुत, आप सोच के देखो, जब अंग्रेज भारत को छोड़ के गए थे तो उनका कहना क्या था कि 10 से 15 साल में ये लोग हमको हाथ जोड़कर वापस बुलाएंगे, इनसे देश का प्रशासन नहीं चलेगा। क्यों कहा था पता है उन्होंने? क्योंकि इतने सारे पंथ हैं भारत में, इतनी सारी जातियां हैं, इतनी भाषाएं हैं, है ना। तो उनको लगा था ये आपस में ज्यादा समय नहीं निकाल पाएंगे, 5 साल 10 साल में इनकी लड़ाई होने लगेगी और उसके बाद जाके ये लोग हमको वापस बुलाएंगे। सोचने वाली बात है कि नहीं। इस तरह की चीज जो है कहीं ना कहीं पे अंग्रेजों ने सोची थी, लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ? क्या सच में वापस बुलाया अंग्रेजों को हमने? नहीं बुलाया हम। क्यों? आज तक भारत का समाज प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। देखो, इतना बड़ा देश हो, 140 करोड़ की आबादी हो, तो उसके अंदर कभी कभी कुछ कुछ चीजें तो हो ही जाती है ना। आपस में घर में रखे हुए बर्तन दो भी टकरा जाते हैं, तो हम तो इतने सारे लोग हैं, हो सकता है आपस में कभी कभार छोटी मोटी चीजें हो भी जाएं। तो ऐसा नहीं है कि मैं उन दंगों को जस्टिफाई कर पाऊंगा, नहीं, जो गलत है वो गलत ही है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि अगर इतने सारे लोग मिलकर रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज, तो कई बार थोड़ा बहुत टकराव देखने को मिलता है ना। तो वो उसको सिर्फ चांद पे दाग की तरह लेना चाहिए, ऐसा नहीं है कि पूरा चांद ही दागदार हो चुका है ना। तो ये काफी खूबियां हैं भारतीय समाज की। हम लोग मिलकर रहते हैं आपस में, हर धर्म की चीजों को बाकी धर्म के लोग भी सेलिब्रेट करते हैं। टॉलरेंस का लेवल भारत में, हाँ, अब थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन भारत एक ऐसा देश रहा है जिसने सहिष्णुता के बहुत उच्चतम स्तर को दर्शाया है ना। शक आए, कुषाण आए, है ना, इंडो यूनानी आए, ये सब, इन सबको जो है भारत ने स्वीकार किया। बाद में आगे चलकर तुर्क आए, मुगल आए, तो भारत ने ऐसा नहीं कि किसी को जो है एक्सेप्ट नहीं किया, सबको स्वीकार किया, सबको मिलाकर जो है एक सर्व समावेशी समाज का निर्माण किया गया है। तो भारतीय समाज की कई सारी चीजें अच्छी, कुछ चुनौतियां हैं, उनको लेकर पढ़ने की जरूरत है। उसके अलावा जो सामाजिक न्याय है, उसका मतलब ये होता है कि समाज में कुछ वर्ग हैं जिनको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। अब कौन कौन से वर्ग हैं, जैसे आपको मैं बताता हूं। वंचित तबके किसको बोलेंगे? एक वर्ग है समाज में जैसे दलित समुदाय, है ना, एससी वर्ग, आज भी उनके साथ चीजें बेटर देखने को नहीं मिलती। छुआछूत जैसी प्रथाएं संविधान में असंवैधानिक घोषित होने के बावजूद भी समाज में बनी हुई है ना। एक तो ये उनके विरुद्ध अपराध भी देखने को मिलते हैं। उसके अलावा एसटी एक वर्ग है, शेड्यूल्ड ट्राइब जो हैं, जनजातियां, उनके साथ भी चीजें आज तक बेहतर नहीं हो पाई हैं। आपको पता है आज भी वो तबका जो है अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। पहले से चीजें बहुत बेहतर है। अंग्रेजों ने जिस तरीके से उनके साथ ट्रीट किया, भारत सरकार वैसे ट्रीट नहीं कर रही है, लेकिन आज भी वो लोग पूरी तरह से मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए। तो वो एक प्रमुख चुनौती है। एसटी वर्ग है, उनके अधिकारों को लेकर चीजें हैं। तीसरा है एक वर्ग है महिला। आपको भी पता है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बात की कि महिलाओं के साथ आज भी उनके अधिकारों को लेकर उनकी लड़ाई चल रही है, आज भी समानता को लेकर लड़ाई चल रही है। तो ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि भारतीय समाज इतने सालों बाद भी, आजादी के सालों की बात कर रहा हूं मैं, 75-76 ईयर्स कंप्लीट होने के बावजूद भी भारत जो है आज भी महिलाओं को इक्वल नहीं ला पाया है ना। तो ये अपने आप में तीसरा वर्ग है, इसके लिए भी न्याय जरूरी है। चौथा एक वंचित तबका जिसको आप कह सकते हैं, वो है आपका निशक्त लोग जो होते हैं, जिनको आप डिसेबल कहते हैं, और भारतीय प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल किया है। तो ऐसे लोगों के लिए भी आज तक जो है उनको प्रॉपर राइट्स नहीं मिल पाए हैं। कई बार वो परिवहन के वाहनों में आप देखोगे तो उनके लिए अलग से कोई चढ़ने की व्यवस्था नहीं होती है ना। कई जगहों पर चीजें बहुत अच्छी हैं, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आप देखोगे मेट्रो में उनको सपोर्ट किया जाता है,
है ना, उनके चढ़ने के उतरने की चीजें बेहतर तरीके से अरेंज की जाती हैं। लेकिन छोटे शहरों में आज भी उनके लिए उस तरह की व्यवस्था नहीं, सरकारी कार्यालयों को भी उनके अकॉर्डिंग नहीं बनाया गया है, सरकारी अस्पतालों को भी उनके अकॉर्डिंग नहीं बनाया गया है कि अगर मान लीजिए दिव्यांग लोग या विकलांग लोग आते हैं तो वो किस तरीके से चीजों को या सुविधाओं का फायदा उठा पाएंगे। वो आम लोगों से थोड़ा सा, जिनको आप कह सकते हो कि ईश्वर ने या प्रकृति ने उनको थोड़ा कम जो है चीजें दी हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा सरकार को देने की जरूरत है। तो वो अपने आप में एक वर्ग है। उसके अलावा कौन सा वर्ग है? बच्चे। आज भी बच्चों के साथ जो है बाल मजदूरी देखने को मिलती है। बहुत सामान्य सी चीजें आप देखते हो, किसी ढाबे पर आप खाना खाने जाते हो, कहीं आप किसी रेस्टोरेंट में रुकते हो, तो आपको पता है वहां पर बच्चे जो हैं बाल श्रम करते हुए देखने को मिलते हैं। बच्चों के साथ आज भी बच्चों की तस्करी देखने को मिलती है, महिलाओं की तस्करी देखने को मिलती है। बच्चों की खरीद फरोख्त जो है अपने आप में एक चुनौती। बच्चों के साथ जो है पोक्सो वाला कानून आप देख सकते हो, किस तरीके से जो है उनका यौन शोषण या जो है चीजें देखने को मिलती है। उनके खिलाफ जो है अपराध आज भी भारत में कम नहीं हो पाए। तो ये कुछ वंचित तबके हैं जिनके साथ इसके अलावा एक वर्ग आप और जोड़ सकते हो, जैसे ट्रांसजेंडर है। आज भी उन लोगों को जो है, जो चाहे लेस्बियन हो, गे हो, उनको अपने अधिकार नहीं मिल पाए हैं भारत में। उसके अपने कई कारण हैं। भारतीय समाज इन वर्गों को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाया है, ये भी एक कारण है। और एक्सेप्ट ना करने के चलते फिर उनको राइट नहीं मिल पाते हैं। हालांकि भारतीय न्यायपालिका उनको धीरे धीरे अधिकार दे रही है, लेकिन फिर भी आज भी वो लोग अपने अधिकारों के लिए, अपनी चीजों के लिए स्ट्रगल करते हुए पाए जाते हैं। तो ये कुछ तबके हैं, इनके साथ अभी तक न्याय नहीं हुआ है। जिस लोकतंत्र की हम बातें करते हैं, लोकतंत्र में तो सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए ना। आपने तो खुद अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कि सबके साथ कानून जो है इक्वल चलेगा। तो फिर इनके साथ या इनके राइट्स इनको आज तक क्यों नहीं मिल पाए? अगर आप समानता की बात करते हो तो समान तो अब तक हो जाना चाहिए था। समान किस बात की समानता की बात कर रहे हैं? दलित भी उसी मंदिर में जा सके जिस मंदिर में बाकी लोग जाते हैं, या छुआछूत जैसी चीजें आज भी पूरी तरीके से भारत से खत्म हो जानी चाहिए। महिलाओं को भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो समाज ने काफी लंबे समय से अपेक्षाएं रखी हैं। इवन संविधान निर्माता भी ये चीजें चाहते थे, लेकिन इतने सालों के बाद भी ये चीजें नहीं हो पाई हैं। इसके लिए तो सिलेबस बनाना पड़ा है। सिलेबस में क्या लिखना पड़ा है? सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। समाज के कुछ तबकों को, कुछ वंचित वर्गों को प्रॉपर तरीके से या पूरी तरीके से न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस, वो नहीं मिल पाया है। तो ये 5 सब्जेक्ट के साथ हम लोग कॉम्बो बैच को करने वाले हैं। तो मुझे लगता है थोड़े से डिस्कशन से आप लोगों को एक आइडिया तो मिल गया होगा कि बहुत ही बेहतर तरीके से हम इसको करने वाले हैं। अब थोड़ा सा हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी, जिस सब्जेक्ट को हम तैयार कर रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर थोड़ा उसका सिलेबस मैंने आप लोगों के सामने रखा है, एक एक पॉइंट पर डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहली बात तो ये है कि ये जो आंतरिक सुरक्षा का जो विषय है कौन से पेपर में आता है, तो ये जीएस पेपर जो 3 है उसके अंदर इस सब्जेक्ट को रखा गया है। सबसे पहली क्लैरिटी तो आपके दिमाग में ये होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि सर उसके साथ और कौन से सब्जेक्ट हैं पेपर 3 में? तो एक सब्जेक्ट तो आपको पता है क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो अर्थव्यवस्था का तो बहुत बड़ा सेगमेंट है, आप लोग पढ़ते भी हो प्री के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, है ना। तो अर्थव्यवस्था आप जानते हैं इकोनॉमी के साथ है। दूसरा इसके अंदर और क्या है आपको पता है, इसी के साथ है आपका जो पर्यावरण वाला सेगमेंट है ना, वो भी पेपर 3 के अंदर ही आता है। इन्वायरमेंट वाला या इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाला जो सेगमेंट है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, ये भी पेपर 3 का ही हिस्सा है। इसके अलावा तीसरा सब्जेक्ट जो अभी मैंने बात की आपको, जो आपका आपदा प्रबंधन है, वो भी पेपर 3 के अंदर ही जो है मेंशन किया गया है। उसके अलावा इसके अंदर एक और सब्जेक्ट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा पोर्शन भी इसके अंदर आता है। और एक बड़ा सेगमेंट इसके अंदर जो है वो आंतरिक सुरक्षा को लेकर है। तो आप समझ सकते हैं कि आंतरिक सुरक्षा जो है अपने आप में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पेपर 3 का सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चौथा इंटरनल सिक्योरिटी, और पांचवा डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। ठीक है। अब आप कहोगे सर इसमें से कितने नंबर का मार्क्स का जो पेपर है यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है? तो मैं अगर आपको मोटे तौर पर कहूं 250 में से 60 से 80 नंबर का पेपर हर साल जो है आपको इंटरनल सिक्योरिटी से देखने को मिल जाएगा। किसी भी साल का पेपर उठा लो आप। लेकिन मैं अब कह रहा हूं कि आने वाले साल में इससे 2 सवाल, 1 से 2 सवाल बढ़ सकते हैं। उसका कारण यह है क्योंकि आंतरिक सुरक्षा इस समय भारत की राजनीति में सबसे सरगर्म विषय है।
अब देख लो ना किस तरीके से पहलगाम का हमला हुआ है, किस तरीके से आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों को लेकर सवाल खड़े हुए हैं, है ना। हालांकि आतंकवाद को बाह्य चुनौती भी माना जाता है, लेकिन डील करने के लिए तो हमें आंतरिक रूप से ही तैयार करना पड़ेगा। किस तरीके से आज भी सबसे बड़ा सवाल ये है जो विपक्ष उठा रहा है, वो ये कि पहलगाम में लोग पहुंच कैसे गए। हमारी खुफिया एजेंसियों की विफलता थी, सरकार की विफलता थी, वहां के पुलिस प्रशासन की विफलता थी, कौन जिम्मेदार है उसके लिए। इवन उससे पहले भी ये सवाल उठ चुका है कि पुलवामा में इतना सारा आरडीएक्स कहां से आया, अनआंसर्ड जवाब है वो, अभी तक सवाल का जवाब नहीं मिला। तो विपक्ष जो है बार बार इन चीजों को उठाता है। मैं ये नहीं कहता कि उनके ये सवाल सही हैं। अब देखो चूक तो कहीं भी हो सकती है। अब इसका चूक का मतलब ये नहीं है कि आप सरकार को उसी पॉइंट पे पकड़ के बैठ जाओ, है ना। ऐसा नहीं है कि पहले हमले कभी हुए ही नहीं, होते रहे, बट बात यह है कि वर्तमान सरकार ने बहुत कंट्रोल कर दिया है। 2014 के बाद से अगर आप देखेंगे तो आतंकवादी हमलों की जो जो श्रृंखला है या फ्रीक्वेंसी है वो क्या हुई, कम हुई है। पहले बहुत हमले होते थे, अब कम होते हैं। अब कल खुद गृह मंत्री ने जो है संसद में कहा है कि पहले स्टोन पेल्टिंग बहुत होती थी, पत्थर मार इतना ज्यादा वहां पर तंग करते थे सुरक्षा बलों को और उनकी जान भी चली जाती थी, वो कहाँ है, अब जीरो है ही नहीं वो घटना। अब उनका कहना पर्सनली ये। तो उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। इवन नक्सलवाद को लेकर जो है आप देखेंगे पहले बहुत हमले होते थे, अब उस तरह के हमलों में कमी देखने को मिल रही है। एक और मजेदार चीज आप वर्तमान सरकार की देखेंगे वो ये कि कई सारे उग्रवादी संगठनों के साथ सरकार ने समझौते कर लिए, जैसे नागाओं के साथ समझौता, जैसे मिजो के साथ समझौता, है ना। मेघालय के सीएम जो हैं जाकर थोड़ा सा म्यांमार में खेल कर रहे हैं। ये सारी चीजें हो रही है, पैरेलल हो रही। तो सरकार जो है कहीं ना कहीं पे कई सारे फ्रंट पर सीरियस है। अभी के हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी, वो आपको पता है बहुत एक्टिव रहते हैं चीजों को लेकर। तो ऐसा आपको ये एक दो जो है लूप होल आप पकड़ लो और उसके चलते सरकार की आलोचना करते लगो, फिर तो देखो आप भी अपने आप को राष्ट्रवादी नहीं कह सकते। बट मेरा मामला है कि मेरा मानना ये भी है कि अगर सरकार से चूक हो गई है ना तो सरकार थोड़ा सा एक्सेप्ट करने में सरकार को जो है पीछे नहीं हटना चाहिए। बोल दे सरकार की कोई नहीं, हमसे हो गई चूक, आगे से हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से काम करेंगे। इसमें क्या ईगो पे इतना लेना है ना। उसका फिर आगे से विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, है ना। तो थोड़ा सा ये भी हो जाता है कि अब सरकार वही है कि चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, उनके अपने इश्यूज हैं, पॉलिटिकल चीजें भी इसमें काम करती हैं। खैर मैं आपको ये चीज कह रहा था कि अब जो है आने वाले इस साल आप देखिएगा और अगले साल भी आप लोग देखिएगा, आंतरिक सुरक्षा से सवाल जो हैं बढ़ सकते हैं मेंस एग्जामिनेशन में। और आपको पता है मेरी प्रेडिक्शन जो है काफी हद तक सटीक ही बैठती है ना। तो एक चीज ये। दूसरा, अब आंतरिक सुरक्षा का किस तरह का सिलेबस, क्या पढ़ेंगे हम इसके अंदर, है ना। इसको थोड़ा सा सिलेबस को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है भारत को निर्मित करने में। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कितनी सारी रियासतों को जोड़ने में उनका योगदान रहा है ना, कितनी सारी रियासतों को उन्होंने जोड़ा है। अब मुझे एक चीज सोच के देखिए, आप इस चीज को समझिए। उनका एक कथन था कि जब तक आपके पास राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं है ना, तब तक आपके पास कोई योजना नहीं हो सकती। जब तक आपके पास सिक्योरिटी नहीं है ना, तब तक आपकी कोई प्लानिंग नहीं। क्या बेहतरीन स्टेटमेंट है, क्या मतलब है उनका। जैसे खुद चाणक्य ये बात बोलते रहे हैं, कौटिल्य या चाणक्य आपको पता है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे उनका भी एक स्टेटमेंट काफी बार आप लोगों ने सुना होगा, वो ये कि जब तक बाउंड्री, सीमाएं सुरक्षित नहीं है ना, तब तक आपकी अर्थव्यवस्था भी नहीं चल सकती। बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं, कई बार आप लोगों ने सुना होगा, इवन मैं भी कई बार क्लास में कह देता हूं कि अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा रोल है चीजों को, सरकारों को डिसाइड करने। जैसे आंतरिक ये जो आपका अंतरराष्ट्रीय संबंध है, ये तो पूरा इकोनॉमी बेस होने लगा है आजकल। अमेरिका जैसे देश तो पूरा अर्थव्यवस्था को ही बेस मान लिए। पहले क्या होता था, उस देश की सैन्य शक्ति चीजें भी मैटर करती थी, आज भी मैटर करती हैं, बट आज संबंधों में एक बड़ा फैक्टर अर्थव्यवस्था है, आर्थिक कारण है। देख सकते हैं आप। और ऐसी सिचुएशन में पर मैं, जैसे चाणक्य का कहना क्या है कि आपकी देश की बाउंड्री जो है अगर ये सुरक्षित नहीं है, किस तरीके से आर्थिक विकास करोगे आप। और ये कब 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 इसको चेक कर सकते हो आपको पता है, जैसे मैं बताता हूं आप।
भारत सरकार ने 1956 में या नेहरू के टाइम पीरियड में महालनोबिस मॉडल को लागू किया। नेहरू इंतजार नहीं कर पा रहे थे, आजादी के तुरंत बाद चाहते थे कि जल्दी से जल्दी भारत का क्या हो, औद्योगिकीकरण हो। लेकिन आपको पता है 1959 के आसपास जो है दलाई लामा आते हैं और उसके बाद 62 में वॉर होने लगता है और ऐसे सिचुएशन में भारत की अर्थव्यवस्था क्या होने लगती है, डाउन होने लगती है। भारत ने फिर 1965 में वॉर लड़ा, भारत ने 1971 में वॉर लड़ा। अब देख लो, जब जब भारत ने लड़ाइयां लड़ी हैं, चाहे भारत ने वो युद्ध जीत लिए हैं, बट उसके चलते अर्थव्यवस्था उसको कितना नुकसान पहुंचा इसका आइडिया आप लगा लो। और यही प्रभाव डालते डालते एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि 1990 में भारत को एक बहुत बड़े आर्थिक संकट का क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। इसका मतलब अगर आपकी सीमाएं सुरक्षित नहीं है तो आप खुद सोच के देखो ना, पूरा ध्यान हट जाता है फिर इकोनॉमी से। अगर सीमा पर कुछ होता है, यांत्रिक सुरक्षा को लेकर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, सरकार का पूरा ध्यान इकोनॉमी से हटकर सिक्योरिटी पे चला जाता है। क्यों? सिक्योरिटी के बिना कुछ है ही नहीं, सुरक्षा के बिना कुछ नहीं है। जैसे मैं आपको एक बात कहूं, आप किसी जगह पर जाकर हो, मान लीजिए आपने कहीं पर अपना घर डाला है ना, कहीं पर अपना घर डाला और आप चाहते हैं कि आप बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं 12 घंटे 14 घंटे, आप किसी भी चीज में ध्यान नहीं देना चाहते। जब तक आप आईएएस नहीं बनते तब तक आपका फोकस नहीं टूटेगा। इस तरह की सिचुएशन लेकर मान लीजिए आप चल रहे हैं और वहीं आसपास आप देखते हो कि कभी वहां पर चोरी हो जाती है, कभी वहां पर लड़ाई हो जाती है, कभी वहां पर दंगे होने लगते हैं, कभी कुछ होने लगता है। आपको लगता है कि मैंने जहां घर लिया है वहां पर मैं सुरक्षित नहीं हूं, मैं सुरक्षित नहीं हूं। तो क्या लगता है, आप पढ़ पाओगे? आप क्या आपको लगता है कि पढ़ पाओगे? आप क्या आपकी पढ़ाई सच में हो जाएगी वहां पर? जिस उद्देश्य को आप हासिल करना चाहते थे, क्या कर पाओगे? आप नहीं कर पाओगे। आप आपके दिमाग में रहेगा पता नहीं मेरा क्या हो, कहीं ये ना हो मेरे घर में कोई घुस जाए, मेरे रूम में कोई आ जाए, फिर फायदा क्या? फिर कैसे? वो तो फेल होगी योजना। इस सेम वही आपने प्लान किया कि भारत जो है 2047 तक उसको विकसित बनाना है, लेकिन आपके आसपास चीजें बेटर नहीं चल रही। अभी तो और ज्यादा दिक्कत है। गुड मॉर्निंग भाई गगनदीप। अभी तो और समस्या है। क्या समस्या है पता है? क्योंकि भारत का पड़ोस देखो आप, पड़ोस में ऐसी ऐसी चीजें चल रही है ना कि आप शांत होकर सुकून से बैठ ही नहीं सकते। म्यांमार में गृह युद्ध चल रहा है, गृह युद्ध, सिविल वॉर, और वैसे भी वहां पे सैन्य शासन चल रहा है। बांग्लादेश में जो पीएम बने हुए हैं मोहम्मद यूनुस, आंतरिक सरकार के जो प्रमुख हैं, वो भारत के अकॉर्डिंग नहीं है, नहीं बनती उनकी भारत से। हालांकि बीमस्टेक में मिन्नतें करके आए वो भारत की तरफ, लेकिन ये है क्लोजनेस किसके साथ ज्यादा है? चीन के साथ। वहां जाते हैं, चीन जाते हैं और अपने आप को क्या बोलते हैं कि बांग्लादेश जो है बंगाल की खाड़ी का बेताज बादशाह है, बंगाल की खाड़ी का बेताज बादशाह है बांग्लादेश। फिर हम कौन है? मतलब इतना आप सोच के देखो, एक छोटा सा पड़ोसी देश जिसको जिसको निर्मित हमने करवाया है, जिसको क्रिएट हमने किया है 1971 में, वो हमारे सामने जाके, मतलब हमारे, आपको पता है चीन के साथ भारत की बनती नहीं है, सबको पता है, दुनिया जानती है। और ऐसी सिचुएशन में चीन जाकर ये बोलते हैं कि हम हैं भाई बेताज बादशाह बंगाल की खाड़ी के, और हमसे डील करो, आप आओ, आप भी आओ, इन्वेस्टमेंट करो। क्या बात है? अच्छा लगेगा क्या भारत को? नहीं अच्छा लगेगा। तो कहा भी विदेश मंत्री ने कि आप बेताज बादशाह हो, तो फिर हम कौन है? सबसे ज्यादा तट रेखा तो हमारी है, आप देख लो कितनी है। तो फिर आप कैसे? इसका मतलब अनस्टेबल है म्यांमार, अनस्टेबल है बांग्लादेश। चीन में वैसे भी आपको पता है क्या चलता रहता है, नेपाल में अनरेस्ट है, फिर से राजतंत्र लाने की बातें हो रही, और ये वही नेपाल है जो भारत से दूर जा रहा है। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो आप इसको समझिएगा, और आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो। हालांकि मैंने बहुत सारी चीजें वो डिलीट कर दी। हमने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने बात की थी कि ग्रेटर नेपाल को लेकर जो है, हालांकि वो कॉन्सेप्ट यही था कि नेपाल को लेकर किस तरीके से वो लोग राजतंत्र की बातें कर रहे हैं या क्या, लेकिन शायद उससे मैसेज ये जा रहा था, उन लोगों को लग रहा था कि ये जो बात कर रहे हैं उसमें भारत के साथ नेपाल को जोड़ने की बात हो रही। हालांकि ऐसा नहीं है, एक समय रहा है जब नेपाल के साथ भारत के बहुत अच्छे रिश्ते रहे, और क्षेत्र में आज जो नेपाल जिस क्षेत्र की बातें करता है वो क्षेत्र काफी हद तक भारत का हिस्सा रहा है। तो ऐसी कंडीशन रही है। लेकिन जैसे ही मैंने मान लीजिए वीडियो डाली, बहुत सारे लोगों ने देखा भी उसको,
लेकिन जितने भी नेपाली लोगों के कमेंट आए ना, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं शेयर भी किया हूं शायद एक दो लोगों के साथ, उसमें ज्यादातर कमेंट जो थे नेगेटिव थे भारत को लेकर। और मुझे बड़ा मतलब गुस्सा भी आ रहा था, हालांकि मैं कमेंट डिलीट भी कर रहा था क्योंकि मुझे अच्छे नहीं लगते इस तरह के कमेंट। देश के बारे में बुरा थोड़ी सुन लेंगे, इस इतना बड़ा थोड़ी हो गया कि यूट्यूब का मतलब देश से बड़ा यूट्यूब नहीं हो सकता है ना। तो आप नहीं सुन सकते हो अपने देश के बारे में कि कोई नेगेटिव बात बोल रहा हो, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा कि नेपाल के लोगों में कहीं ना कहीं, जबकि ये देखो थोड़ा सा इस चीज को समझेगा कि नेपाल के लोग भारत में आते हैं, सीमा खुली है, यहाँ पर बहुत सारा काम करते हैं, है ना। हो सकता है कुछ गिने चुने लोग ही हों जिनका इस तरह का रवैया हो, लेकिन एक कारण जो मुझे मेरे दिमाग में आया वो आया कि पिछले 4-5 सालों में भारत और नेपाल के बीच में संबंधों में जो टकराव रहा है ना, उसका प्रभाव शायद लोगों पर पड़ा है ना। आप देख सकते हो जैसे मान लीजिए चीन इतना ज्यादा दखल दे रहा है नेपाल में, वहां के इन्वेस्टमेंट की बातें हों, वहां के हिमालय में रेलवे बिछाने की बातें हों, है ना, वहां के जो चाइनीज लैंग्वेज को जो जिस तरीके से नेपाल में प्रमोट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट नेपाल में जिस तरीके से कर रहा है, उसको पोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल करा रहा है, उसको सिक्योरिटी जो है उपकरण देने की कोशिश कर रहा है, ये सारे काम चीन कर रहा है नेपाल के साथ। तो ऑब्वियसली बात है, पैसा किसी का भी मन बदल सकता है, तो नेपाल के लोगों को लगा होगा कि शायद जो है भारत जो है हमारे साथ ठीक नहीं चलता रहा है, चीन बहुत अच्छा है। जबकि वो लोग जानते नहीं है कि चीन की अपनी कुछ पॉलिसीज रहती हैं, जैसे डेब्ट ट्रैप पॉलिसी, ऋण जाल की जैसे एक नीति है ना, तो उस नीति के तहत चीन जो है कैप्चर करने की कोशिश करता है बहुत सारे देशों को। आज नेपाल में हिमालय पर रेलवे बिछा रहा है, कल को वो सारा खर्चा कौन उठाएगा? नेपाल की सरकार, और गिरवी हो जाएगी चीन के सामने, चीन के सामने गिरवी रहना पड़ेगा उसको। इसका मतलब नेपाल में भी चीजें बेटर नहीं हैं, अनरेस्ट अनरेस्ट है, क्योंकि लोग वहां पर क्या लाना चाहते हैं? राजतंत्र लाना चाहते हैं। देख लो आप कहानी किस तरीके से जाकर बैठ रही। तो एक तो सिचुएशन है आपके पड़ोसी देशों में, उसके अलावा बात कर लो आप लोग पाकिस्तान की। एक भूटान है जो भारत के साथ काफी क्लोज चल रहा है ना, यहां तक की बातें होने लगी हैं कि शायद भारत में मिल ही ना जाए भूटान। तो वो तो है, लेकिन भूटान को भी तंग करने में पीछे नहीं हट रहा ना चीन, कुछ ना कुछ उसको कह रहा है, उसके क्षेत्र को लेकर बातें कर रहा है। चलो खैर, भूटान की बात छोड़ते हुए हम बात करें पाकिस्तान की, तो आपको पता है पाकिस्तान तो वैसे भी, अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ और पाकिस्तान ने काफी सारा अंतरराष्ट्रीय समर्थन हासिल किया। तुर्की ने ड्रोन दिए पाकिस्तान को, और अब जो है तुर्की और पाकिस्तान के बीच में फिर से डील हुई है ड्रोन को लेकर। अभी हाल ही की, शायद पिछले सप्ताह की ही बात मैं आपको बता रहा हूं। तुर्की नहीं पीछे हट रहा है, तुर्की सुधर नहीं रहा है। भूकंप के टाइम पे सबसे ज्यादा भारत ने सपोर्ट किया था, तुर्की ने सबसे पहले हमने सपोर्ट किया था। पाकिस्तान ने तो जो भेजा था, जो तुर्की ने पाकिस्तान को भेजा था ना एक समय पर, वही कोरोना के टाइम पे वही पाकिस्तान ने वापस भेज दिया था तुर्की को। तो तुर्की ने बहुत आलोचना भी की थी पाकिस्तान की कि ये क्या भेजे हो, ये तो हमने खुद ही भेजा था। लोगो तो अपना लगा देते, कम से कम हमारा ही लगा हुआ था। पाकिस्तान है वो कुछ भी कर सकता है, समझ रहे हो। तो फिर से तुर्की जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, आपको पता है, एक हिसाब से आप समझ सकते हो किस तरफ जाते हैं, उनको खुद ही नहीं पता है क्या करना चाहते हैं, खुद ही किसी डायरेक्शन में नहीं। कभी चीन को अच्छा बोलने लगते हैं, कभी चीन को बुरा बोलने लगते हैं, कभी भारत की तारीफ करने लगते हैं, कभी भारत की आलोचना करने लगते हैं, कभी पाकिस्तान को बुरा बोलने लगते हैं, कभी पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते हैं। तो उनके बारे में तो मुझे लगता है चीजें समझ से मेरे भी बाहर हैं, तो उनको समझने में थोड़ा समय लगेगा। तो ऐसी सिचुएशन में सपोर्ट कर दिए पाकिस्तान को, इवन डिक्लेरेशन किया। भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर अगर खत्म हो रहा है, उसका डिक्लेरेशन भारतीय प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के पीएम को करना चाहिए या सेना अध्यक्षों को करना चाहिए, लेकिन कौन किया? ट्रंप किया। इसका मतलब ट्रंप इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, इसमें कोई डाउट नहीं। उसके अलावा आप देखेंगे तो पाकिस्तान ने तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूएई हो, तुर्की हो, इनका समर्थन हासिल करने में काफी ज्यादा ये थोड़ा सा का, इवन चीन ने क्या बोला कि पाकिस्तान को किसी भी तरह का संकट अगर आता है तो चीन उसको बचाएगा। ये बातें चीन ने बोली थी जब भारत और पाकिस्तान के बीच में सिचुएशन चल रही थी, टकराव था। हमारा सपोर्ट ना रूस ने किया, ना खुलकर अमेरिका ने किया, खास कोई देश हमारे पक्ष में खड़ा हुआ नहीं। आलोचना नहीं है, रियलिटी है। जब तक रियलिटी को सब एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तब तक उस पर काम नहीं कर पाएंगे। तो एक पाकिस्तान और अनस्टेबल कंट्री,
जैसे वहां पर भी कभी भी जो है गृह युद्ध की सिचुएशन बनी सकती है। ऑब्वियसली इतने सारे टेरर ग्रुप्स जो हैं वहां पर एक्टिव हैं। राज्य प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश है वो, एक पड़ोसी ऐसा है। तो आप चीन जो है, ठीक है डेवलपमेंट के रास्ते और बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे लिए तो अच्छा है नहीं। वो हमारा तो युद्ध लड़ा गया है उससे, और वो आज तक हमें उस बात को लेकर बोलता है कि 1962 को याद रखो। तो ऐसी सिचुएशन में आप खुद आइडिया ले लो, श्रीलंका और मालदीव की मैं क्या बातें करूं। अब मालदीव वापस लौटा है, बट उसके पीछे कारण है, $4.5 अरब की मदद करनी पड़ी है भारत। मालदीव डिफॉल्ट हो गया था, मालदीव डिफॉल्ट समझ रहे हो, दिवालिया। भारत ने $4.5 अरब दी। कुछ समय पहले मालदीव के जो राष्ट्रपति जीते 2023 में, तो सबसे पहले भाग के पहुंच गए चीन। चीन के बाद पहुंचे तुर्की, तुर्की के बाद यूएई होते हुए वापस मालदीव आते हैं। और चीन जाकर क्या बोलते हैं पता है आपको? चीन जाकर वो बोलते हैं कि भाई चाहे हम छोटे देश हैं, लेकिन भारत ये ना समझे कि हमें धमका दे, मतलब भारत का नाम नहीं लिया, पर ये ना समझे बड़े देश कि हम उनसे डर जाएंगे या उनको हमें कोई धमका नहीं सकता है, इस तरह की शब्दावली। और फिर विदेश मंत्री ने जवाब दिया उनकी बात का कि धमकाने वाला देश ना $4.5 अरब की मदद नहीं करता है। क्या तमाचा था, सही बात है। फिर धमकी देखे नहीं हो आप, लक्षद्वीप पे इतना कुछ बोल दिए तुम, ठीक है इंडिया में भारत मालदीव के अगेंस्ट कैंपेन चला, सरकार ने तो कुछ नहीं कहा ना। भारत सरकार ने मालदीव के लिए एकदम संयम बना के रखा, और अब मजबूर होके मालदीव के राष्ट्रपति को, भारतीय पीएम को अपने स्वतंत्रता दिवस पर बुलाना पड़ा। 60 साल हो गए मालदीव को, ब्रिटेन से आजाद हुए, और भारतीय पीएम को बुलाया है कि आइए आप विशेष अतिथि के तौर। अब क्या हुआ? बट बात वही है, पैसा चाहिए इन लोगों, ये पैसे के भागने वाले हैं देश। छोटे छोटे देश हैं, चीन फेंकता है तो उधर भाग जाते हैं, हम देते हैं तो इधर। हमारे और उसके देने में फर्क है, वो जो देता है ना उसमें बहुत सारा ब्याज लेता है, कई कई सालों पर उनके प्रोजेक्ट लीज पर ले लेता है ना, वो ऋण जाल की नीति को अपनाता है। हम जो देते हैं ना तो मदद के नाते देते हैं, ठीक है हम भी वापस लेंगे कुछ चीजें जो लोन के फॉर्म में है, कम ब्याज दर पे देंगे, थोड़ा लंबे टाइम के लिए देंगे, क्रेडिट लाइन के तौर पर दे देंगे, अभी थोड़ा यूज कर लो फिर थोड़ा बाद में यूज कर लेना। तो खैर हम लोग लौट के आते हैं, इस तरह का पड़ोस हो, इस तरह की अस्थिरता वाली स्थिति हो, उस दृष्टिकोण से तो आंतरिक सुरक्षा और महत्वपूर्ण बन जाती है। देश का आंतरिक रूप से सिक्योर रहना बहुत जरूरी है ना। तो उस नजरिए से आपको ध्यान रखना है कि ये सब्जेक्ट आने वाले टाइम में कितना रेलिवेंट होने वाला है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका सिलेबस है क्या। सबसे पहले जल्दी जल्दी इसके सिलेबस के पोर्शन को देखते चलते हैं। पहला आप देखेंगे तो सुरक्षा बल है और एजेंसियां हैं, है ना। हालांकि यूपीएससी ने सिर्फ इतना नाम लिखा है, मैंने आपके लिए कुछ चीजें और ऐड कर दी हैं। इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीजें देखने वाले हैं, है ना, थोड़ा सा देखते हैं इसको। देखो भारत में विभिन्न सुरक्षा बल और एजेंसियां जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, ये आपको पता है क्या है? केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बल है, ये सेंट्रल आर्म फोर्सेस। अब जैसे हम लोग बात करेंगे, जैसे बीएसएफ जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा को संभालती है, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है जो आप। उसी तरीके से जो सीमा सुरक्षा बल है एसएसबी है, ये नेपाल के साथ चीजों को देखता है। भारत और नेपाल के बीच जो सीमा को संभालने की जिम्मेदारी इनके बीच में है। जैसे इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस है जो आईटीबीपी है, वो भारत और चीन के बीच में सिक्योरिटी सीमा सुरक्षा को संभालती है, बॉर्डर की सिक्योरिटी करती। उनको उस हिसाब से 1962 के वॉर के बाद बनाया गया था, उनको उस हिसाब से ट्रेन किया गया है जो हिमालय के अंदर डील कर सके चीन के साथ। असम राइफल्स जो है भारत और म्यांमार की सीमा सुरक्षा को संभालती है। इस तरीके से ये जो बल है, जैसे सीआरपीएफ है, इसका काम क्या है कि देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ी भूमिका है भाई सीआरपीएफ। क्यों? क्योंकि बाकी बल अगर आप देखोगे तो आपको बॉर्डर पे दिख जाएंगे, सीआरपीएफ आंतरिक चीजों को देखता है। जैसे दंगे हो गए, सीआरपीएफ को बुलाया जाएगा। अब तो आपदा प्रबंधन के लिए उतार दिया जाता है इसको। अभी आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर में 20,000 सीआरपीएफ के जवान भेजे हैं। मैं बात कर रहा हूं आज से लगभग एक सप्ताह पहले की। इसको लेकर बात पहले ही चल रही थी जब से पहलगाम हमला हुआ था। अब जो है उनको प्रॉपर तरीके से उनकी कई सारी बटालियन बनाकर भेज दिया गया है जम्मू कश्मीर में। हालांकि सबको टेंशन हो गई थी क्या कुछ बड़ा होने वाला है क्या,
इतने सारे लोग सीआरपीएफ के क्यों भेजे हैं जम्मू कश्मीर में? अब ये हो सकता है सरकार की अपनी कोई पॉलिसी हो, कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स को टारगेट करना हो, संख्या कम थी वहां, सिक्योरिटी, पहलगाम जैसा इतना बड़ा हमला हो गया अभी और वहां पे कोई था ही नहीं, ये तो सोचने वाली बात है ना, इसलिए शायद संख्या बढ़ाई गई। तो ये जो सीआरपीएफ वाले जो फोर्सेस हैं, है ना, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है आपकी, ये कहीं ना कहीं पे आंतरिक सुरक्षा की बहुत सारी चीजें देखती है। दंगे हो जाएं, किसान दिक्कत कर रहे हों, कहीं पे सरकार को लगे कि यहाँ पे हुड़दंगी हो सकती है, पहले से तैयारी रखनी, ये सारी चीजें ये देखती है भाई, सीआरपीएफ देखती है। इन सब बलों को भी हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। इन बलों की क्या भूमिका है और इनकी जिम्मेदारियां क्या है? अभी तक तो आप लोगों ने सिर्फ मुझसे सुना होगा, जब भी मैंने सीएपीएफ की बातें की हैं तब तब मैंने बताया कि ये बल इसको करता है, ये बल ये है, इन बल में आप जाकर सर्विस कर सकते हैं। जैसे सीएपीएफ का जो एग्जामिनेशन है, इन्हीं बलों के अंदर जाकर आप असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर काम करते हैं। डीएसपी के इक्वल रैंक है ये, समझ रहे हो? जैसे स्टेट में डीएसपी होता है, उसी सेम रैंक पे ये। और अगर आप मान लीजिए 21, 22 या 23 साल की एज में सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बन जाते हैं, तो आप लोग आईजी लेवल पर जाकर रिटायर होते हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा रेलिवेंट जो है यहां से इन चीजों को देखना है। आंतरिक सुरक्षा के जो सिलेबस है उसके अंदर हम ये सारे बल अलग अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं, उनकी भूमिका देखने वाले हैं, उनके क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और कौन सी चुनौतियों का सामना वो लोग कर रहे हैं, ये देखेंगे। उसके अलावा सेकंड पोर्शन सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा आतंकवाद और उग्रवाद। तो इन दोनों के बीच में आतंकवाद और उग्रवाद के कौन कौन से रूप हैं और इनके पैदा होने के कौन से कारण हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक, जैसे अलकायदा है, एक टेरर ग्रुप है, क्या है, आतंकवादी समूह है। मान लीजिए उनका मानना यह है कि हमें जिहादियों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। ज्यादातर आतंकवादी संगठन यही बोलते हैं, जिन लड़ाकों को वो ट्रेंड करते हैं या जिन लड़ाकों की वो भर्ती करते हैं उनको यही बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? एक, आपको पैसा मिलेगा, अनलिमिटेड मिलेगा, आपके घर की गरीबी दूर हो जाएगी। दूसरा, आप ये मत समझो कि आप नॉर्मल लड़ाई लड़ रहे हो, आप ये समझो कि आप धर्म की लड़ाई लड़ रहे हो। और धर्म की लड़ाई ये कहती है कि आपको जिहाद के खिलाफ लड़ना है। जिहाद मतलब जो मुस्लिम धर्म से बाहर के लोग हैं और वो उनके साथ गलत कर रहे हैं, उनके साथ लड़ाई करनी है। और तीसरा कॉन्सेप्ट बोला जाता है उनको कि आपको जो है, आप अगर मर भी जाते हो तो आपको, आपका नॉर्मल मरना नहीं होगा, आपको जन्नत नसीब होगी। इस तरह की बातें इस तरह का ये ग्रुप करता है। समझे मेरी बात? इसका बात मतलब समझे आप? इसका मतलब इनका एजेंडा क्या हो गया, थोड़ा डिफरेंट हो गया आतंकवाद का। बट अगर अब मैं उग्रवाद की बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल नक्सलवाद, जैसे फॉर एग्जांपल जो ये आपका पूर्वोत्तर के जो उग्रवादी ग्रुप हैं, इनको देख लीजिए आप, पूर्वोत्तर उग्रवादी समूह, ये क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए पहले नागा लोग लड़ाई कर रहे थे, क्या पहले उनकी डिमांड थी कि अलग से नागालैंड बना दो, अलग नागा देश हो। फिर उनकी डिमांड होने लगी, नहीं, बृहत्तर नागालैंड बना दो, भारत के अंदर ही बृहत्तर नागालैंड हो, सबसे मेघालय से, मिजोरम से जो है थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेके, आसाम से लेके हमें बनाओ, हमारा बड़ा देश स्टेट होना चाहिए। नक्सलवाद का एजेंडा क्या है? हमारे साथ सही नहीं हुए हैं चीजें, हमारे क्षेत्र के संसाधन थे, विकास की असमानता है। हमारे क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो संसाधन कहां थे? वेस्ट बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, झारखंड में, संसाधन यहाँ के हैं। और विकास कहां हुआ? दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में, चेन्नई में विकास हो रहा है। उत्तर में संसाधन यहाँ के, विकास वहां पे। आप देखेंगे हरित क्रांति जैसी चीजें भी कहां हुई? जो आपका भारत के उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में। तो उनको लगा फिर हमारे किसान कहां जाएंगे? आज भी एमएसपी का ज्यादा बेनिफिट इन क्षेत्र के किसानों को ज्यादा मिलता है, उधर नहीं मिल पाता है। जबकि इधर नहरें भी अच्छी हैं, इधर सिंचाई व्यवस्था भी अच्छी है, इधर जमीन भी अच्छी है, किसान भी अमीर है, लेकिन उधर जो है ये सारी चीजें आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगी। जमीन का उपजाऊपन भी उतना नहीं है,
किसानों के पास कोई बहुत ज्यादा सुविधाएं भी अवेलेबल नहीं है, पानी को लेकर भी वहां पे उतनी चीजें अवेलेबल नहीं है, तो फिर तो सपोर्ट करना चाहिए ना उनको ज्यादा। तो उनका मानना यह है पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से 1967 में ये आग खड़ी हुई थी। कान्हू सान्याल और चारू मजूमदार, ये दो लोग थे वहां पर जिन्होंने वहां पर जमींदारों का विरोध किया था। इन्होंने कहा था कि नहीं, हमारे साथ ठीक नहीं हो रहा है। और वहां से ये आग खड़ी हुई भारत के 10 से ज्यादा राज्यों में फैल गई, और उन राज्यों को आप लाल गलियारा, रेड कॉरिडोर के तौर पर जानते रहे। एजेंडा क्या था? हमारे साथ सही नहीं हुआ है। और बेस क्या था? मार्क्सवाद। माओ जैसे लोग जो हैं उस आइडियोलॉजी को प्रमोट करते रहे। बंदूक की नाली से पावर निकलती, इस तरह की बयान। तो क्या करना पड़ेगा? हिंसा कर ही रहे हैं आज तक। हालांकि सरकार ने बहुत कंट्रोल किया, लेकिन पर एजेंडा देख रहे हो आप? उग्रवादियों का एजेंडा कुछ अलग हो सकता है, आतंकवादियों का एजेंडा कुछ अलग हो सकता है। ये डिफरेंस दोनों के बीच में। लोग दोनों चीजों को एक साथ जोड़ लेते हैं, एक साथ जोड़ लेते हैं। उग्रवादी दंगे भी करा सकते हैं। आतंकवादी लोग लोगों को मारने में ज्यादा वो करते हैं, हालांकि उग्रवादी भी यही करते हैं, लेकिन उग्रवादियों की लड़ाई ज्यादातर सुरक्षा बलों से होती है। लेकिन आतंकवादी अगर आप लोग देखोगे तो आम पब्लिक को भी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। बच्चों को, महिलाओं को, उनको मारने में पीछे नहीं हटते। अभी पहलगाम में किनको मारा? आम पब्लिक को। अगर इतनी हिम्मत थी तो सुरक्षा बलों से टकराव करते ना, क्यों भाग गए फिर मार के? वो कहते कैसे घुसे कैसे गए वो बाद की बात। मार के भाग गए हो और फिर जाके कहीं से वीडियो बना के डाल रहे हो, इतना ही दम था तो रुकते। इतने तुम मजबूत हो, आके अटैक करके जा सकते हो, तो फिर अब डर किस बात का था? क्यों भाग गए फिर? रुकते। जवान आ ही रहे थे, ठीक है हो गई गलती, नहीं अवेलेबल हो पाए टाइम से, बढ़वा ही गए थे बाद में, फिर देख लेते। आम पब्लिक पर हमला करके, आम जनता को मार के अपने आप को आप हीरो मान रहे हो, तुमसे बड़ा तो कायर ही नहीं है कोई, और निहत्तों पर हमला कर रहे हो। वो लोग वहां पर घूमने गए थे, वो आपसे लड़ने थोड़ी गए थे, वो तो घूमने गए थे। हमारा देश है, हम कहीं पे भी घूमने जा सकते हैं, और तुम लोगों ने उन पे हमला किया है, और फिर कह रहे हो कि हमने बहुत बड़ी जंग जीत ली। क्या जीता है आप? डरपोक हो तुम, कायर हो तुम। आम पब्लिक पर, आम जनता पर हमला करके अपने आप को बहादुर समझ रहे हो। ऐसी बहादुरी किस काम की? बहादुर हो तो हमारी सेना के साथ लड़ते, बहादुर थे तो जवान या खुद रुकते वहां पर। मैं तब भी मान लेता बहादुर, भागते नहीं वहां से, वहां रुकते, आते समान। आपको पता है कि आपका क्या हाल होता, आप मर जाते, तब भी फिर भी एक थोड़ी सी वैल्यू मेरी नजर में होती कि अच्छा भाई आपने किया होगा कुछ। ये तो कुछ नहीं है, पीठ पीछे तो कोई भी कर सकता है, सामने से करके दिखाओ तो मजा है। आपने वही किया वहां, ठीक है, और उसका परिणाम आपके पूरे देश को भुगतना पड़ा, पाकिस्तान को, ऑपरेशन सिंदूर के तौर पर। कोई कितना मर्जी बोलता रहे कि सफल हुआ कि असफल हुआ, लेकिन पाकिस्तान से जाकर पूछो उसके साथ हुआ क्या है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे हमें इस बात को समझना होगा कि आतंकवाद और उग्रवाद के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस। अब देखो इनके अपने अपने क्या इनके रूप हैं, कौन से कारण हैं, इनसे कौन सी चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं, और इनसे निपटने के लिए हम लोगों ने कौन से कदम अभी उठाए हैं, और कौन से कदम उठाने की जरूरत है। कौन से कदम हमने उठाए और कौन से कदम अभी हमें उठाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा सीमा प्रबंधन को लेकर है, भारत की सीमाओं की सुरक्षा से संबंधित मुद्दे। अब सवाल यह भी है कि आज तक भी भारत में सीमाएं सुरक्षित क्यों नहीं हो पाई? क्यों घुस गए ये लोग? क्यों पहलगाम में हमला हो जाता है? क्यों जो है पुलवामा में अटैक हो जाता है? क्यों? और क्या हमारे पास अभी की अपडेटेड टेक्नोलॉजी नहीं है?
क्या सच में हम नहीं पकड़ पाए? उसके अलावा आपको पता है ना, बहुत बड़ी सीमा है और कई क्षेत्रों में ना विछिद्र सीमा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का कुछ क्षेत्र हो, है ना, नदियां हैं, पहाड़ हैं, उन क्षेत्रों में सिक्योरिटी करना बहुत मुश्किल है। सियाचिन जैसे ग्लेशियर पर सेना खड़ी है हमारी, इतना आसान नहीं है। सरकार के लिए भी आसान नहीं है वहां पर रसद पहुंचाना, और जवान के लिए तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए उनका सम्मान जो है सबसे ज्यादा होना चाहिए। मेट्रो में कई बार मैं आपको कहता हूं कि लोग, बुरा मत मानिएगा इस बात को, बेशर्मों के लिए की तरह बैठे रहते हैं और सेना के जवान खड़े रहते हैं, तो इससे बुरी बात तो और कुछ नहीं हो सकती। सिर्फ 15 अगस्त को या 26 जनवरी को जो है तिरंगा लगा देने से देशभक्ति नहीं होती। देशभक्ति ये है कि अगर आप किसी जवान को देखें तो उसकी मदद करने की कोशिश करें। अगर मान लीजिए वो खड़ा, हालांकि वो चाहता नहीं है, जो सीमा पर 24 घंटे लगातार खड़ा हो सकता है बिना बैठे, उसको मेट्रो में बैठने की जरूरत नहीं है, नीड थोड़ी है उसको, वो खड़ा हो सकता है। उसका काम है गन लेके खड़ा होता है, देश के लिए उसको करना है। ऐसा नहीं है कि उसको आपकी नीड है, बट हम तो अपनी तरफ से सम्मान दे सकते हैं ना उसको। हम तो कह सकते हैं कि आप बैठिए, हम खड़े हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप वहां पे हमारे लिए खड़े होते हैं, यहाँ पे हम आपके लिए खड़े हो। कितना अच्छा फील होगा उनको, कितना मजेदार फील होगा उनको। लेकिन आता है क्या हमारे अंदर? नहीं आता है। डे बाय डे हम उस तरह के लोग बनते चले जा रहे हैं जिनसे हमें बाकियों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हमें सुरक्षा तो चाहिए, बट हमें सम्मान देने की आदत नहीं। हमारे लिए कोई और तो कुछ भी कर दे, अपनी जान भी दे दे, और हम किसी को सीट तक भी ऑफर नहीं कर सकते। वर्तमान समाज की दुर्दशा। और ये समाज, और हैरानी की बात पता है क्या है, आप लोग समझ रहे होंगे, हैरानी की बात यह है, ये समाज या ये पीढ़ी अपने आप को अपडेटेड कहती है, मॉडर्न। ऐसी पीढ़ी जिसने पारंपरिक मूल्यों को एकदम ध्वस्त करके रख दिया है, वो पीढ़ी अपने आप को क्या बोलती? हम लोग अपडेटेड है, मॉडर्न है, और आप लोग पुराने ख्यालातों के। आपकी जनरेशन पुरानी, आपकी सोच पुरानी। अगर पुरानी सोच में ये है ना कि माता पिता का सम्मान करना है, तो मुझे पुरानी सोच पसंद है। अगर पुरानी सोच में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना था, ये था, तो मुझे वो सोच पसंद है। अगर पुरानी सोच में अपने सेना के जवान को सीट ऑफर करना है, तो मुझे वो सोच जो है दिल से पसंद है। मुझे नहीं चाहिए मॉडर्न सोच। अगर पुरानी सोच हमें हमारी सभ्यता से, हमें हमारी परंपराओं से, हमें हमारी संस्कृति से जोड़कर रखती है, हमें हमारे इतिहास से जोड़कर रखती है, तो मुझे वो सोच पसंद। मुझे नहीं बनना मॉडर्न, मुझे वही पसंद है। मैं पारंपरिक ख्यालों का ही ठीक हूं। ऐसी मॉडर्निटी किस काम की जिसके अंदर लगातार नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा हो? कौन सा नैतिक मूल्य आज समाज में बचा है? क्या भारतीय समाज के लोग, आज की जनरेशन की बात कर रहा हूं, और पूरे समाज को गलत नहीं कह रहा, समझिएगा इस बात, हर मतलब हर जगह प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन अब जो जनरेशन आ रही है, समाज में जो बदलाव आ रहे हैं, उनकी बात करना भी जरूरी है, वरना सुधार कैसे होगा? कितने लोग आज सच बोलते हैं? अपने आप से पूछ के देखिएगा। कितने लोग आज ईमानदार रहना चाहते हैं? कितने लोग रिश्तों को दिल से निभाना चाहते हैं? पत्नी हो, पति हो, कितने लोग पतिव्रता या पत्नीव्रता रहना चाहते हैं? कितने लोग सहिष्णु हैं, दूसरे को देकर खुश होते हैं, टॉलरेंस है? कितने लोग हैं? कितने बच्चे हैं जो माता पिता से आज भी सम्मान से बात करते हैं? तू तड़ाक होने लगा है आजकल। कितने लोग हैं भाई बहन से, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, प्यार से बात करते हैं उनसे? देख लो। अगर नया समाज, नया मॉडर्न समाज अगर सच बोलना नहीं सिखाता, है ना, नया मॉडर्न समाज बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना नहीं सिखाता, महिला का सम्मान करना नहीं सिखाता, तो ऐसे समाज को क्या करना है? ऐसी मॉडर्निटी किस काम की है?
हमेशा से एक बात आप लोगों को क्लासेस में बताता रहा हूं, आधुनिकता विचार में होती है, पोशाक में नहीं। और मेरी बात नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर की बात। कपड़े छोटे करने से आधुनिकता थोड़ी आती है, लड़के हो चाहे लड़कियां हो। अंग्रेजों की तरह छोटे कपड़े लड़के लड़के भी आप लोग देख लो, कहीं पे कोई बाहर घूमने जा रहा है, इस तरह की चीजें कर ले। अच्छा बुरा मैं उस मेंटर में नहीं जा रहा, पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप ये करके कह रहे हो कि हम मॉडर्न बन गए, तो ये तो नहीं है मॉडर्निटी। विचार आधुनिक होने चाहिए, थॉट। ये कपड़ों से मैटर नहीं करता है, ये तो पश्चिम का प्रभाव है जो आपने अपना लिया है। अंग्रेजी गाने गाने से कौन मॉडर्न होता है भाई? और शास्त्रीय संगीत जो भारतीय समाज की संस्कृति से जुड़ा रहा है, उसको कोई सुनना नहीं चाह रहा। आप खुद देख लो, आप खुद कभी देखिएगा, कोई हॉलीवुड का कोई सिंगर आया ना, भारत में आए मान लो, उसके मतलब उसके शोज में लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या गा रहा है, कुछ नहीं पता, वो खास मजा भी नहीं आ रहा है। बट ये है कि उनको दिखाना है कि नहीं हम मॉडर्न हैं। हम आजकल जो है इंग्लिश कॉन्सर्ट में जाते हैं, भर भर के लोग दिखेंगे आपको, और वहीं पे कोई शास्त्रीय संगीत का व्यक्ति जिसने कई सालों की साधना के बाद उस चीज को सीखा होगा, वो सुना रहा होगा, उसकी जगह पे 5 सीटें भी उसकी बेचारी टिकट बिकेंगी नहीं। इससे ज्यादा दुर्दशा और क्या होगा? ये आधुनिक समाज है, ये हमारी मॉडर्निटी। अगर ऐसी मॉडर्निटी है ना, तो मुझे तो नहीं पसंद है। मुझे तो पुराना समाज अच्छा लगता है। क्यों पुराना समाज अच्छा लगता है? ऐसा नहीं है कि उसके अंदर सब अच्छा था, बुरी चीजें भी थी, लेकिन कुछ अच्छी भी थी। कुछ बातें मैं उसकी लूंगा, कुछ बातें मैं यहाँ की लूंगा। एक बेहतर समाज का निर्माण तब बन पाएगा। कुछ बातें वर्तमान की लो। क्या महिलाओं के साथ जो चीजें होती थी, सती प्रथा था, बाल विवाह था, कन्या भ्रूण हत्या था, उसको खत्म कर दिया गया, अच्छी बात, ये सही। उनको समानता मिले, ये अच्छी बात। बड़े बुजुर्गों का सम्मान मैं पहले से लूंगा। जो पुरानी सोच है, पारंपरिक सोच है, मैं वहां से लूं। बच्चों से प्यार करने की बातचीत जो है, उनसे प्यार से बात करना, उनको मारना पीटना नहीं, मैं पारंपरिक समाज से ही लूंगा। सभी का सम्मान करना, सभी धर्मों के उत्सवों में शामिल होना, है ना, भारत में सब एकदम बढ़िया तरीके से, समावेशी तरीके से रहना, वो मैं पारंपरिक तरीके से सीखूंगा। सहिष्णुता का स्तर जो आज से हजारों साल पहले था भारतीय समाज में, आज वो नहीं दिख रहा है, मैं पुराने स्तर से लूंगा। मुझे तो वो पसंद है। इतिहास हमारा, चाहे वो भारत का इतिहास हो या धर्म का इतिहास हो, वो हमें अच्छी बातें सिखाता है। लोग कुर्बान हो गए अच्छी चीजों के लिए। अपने आप को मैं सिख कहलाऊं और सिख इतिहास को ना जानूं, तो फिर मेरा मतलब क्या है सिख कहलाने का? वो तो सच के नाम पर 10 गुरुओं ने कुर्बानी दे दी, अपने बच्चे तक जो है कुर्बान कर दिए, और मैं कहूं कि नहीं मुझे सच बोलना ही नहीं है, ये तो गलत बात हो गई। उन्होंने विचारधारा के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, और मेरे लिए विचारधारा मैटर ही ना करे, तो फिर उस चीज का क्या मतलब है? उन्होंने मूल्यों के लिए सारा जीवन दे दिया, सारा जीवन, और सिर्फ हमें एथिक्स सिखाया। एथिकल कैसे बनना है, कैसे खुद पर कंट्रोल करना है, उन्होंने ये सिखाया जीवन भर। और मैं उनको जाकर माथा तो टेकूं, उनके जो भी उनकी विचारधारा है ये, पर उसको अपनाऊं ना, फिर फायदा क्या? भारत का इतिहास है, कितने सारे योद्धा देश को आजाद कराने में शहीद हो गए, जेलों में पड़े पड़े सड़ गए, खत्म हो गए, मर गए। और आज हम कहें कि आजादी हमें ऐसे ही मिल गई है, और उस आजादी का हम लोग अच्छे से इस्तेमाल ना करें, तो फिर फायदा क्या उस बात का? समझ रहे हो मेरी बात? तो ये थोड़ा सा समाज के अंदर, मैं जवान की बात से हम लोगों ने शुरू किया था, सम्मान दिल में होना चाहिए। ठीक है, स्टेटस लगाना एक अलग चीज है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि लोगों के दिलों में सेना को लेकर, या खास करके सीमा सुरक्षा बलों को लेकर सम्मान आए। फिर उन लोगों को वहां पे शहीद होने में भी दुख नहीं फील होगा, उनको ये नहीं लगा कि इसके लिए शहीद हुए। समझ रहे? अगला पॉइंट, सीमा पार से जो खतरे उत्पन्न होते हैं, जैसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद एक बहुत बड़ा खतरा है।
स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म बाहर से, इस तरह के खतरे को किस तरीके से डील करना है, कौन कौन सी चुनौतियां हैं, है ना, उससे खतरे देखने कौन से हैं, चुनौतियां हैं, और उनके लिए कौन कौन से उपाय अभी तक किए गए और अभी और क्या करने की जरूरत है। डे बाय डे इन खतरों का स्वरूप भी बदल रहा है। जैसे ड्रोन, पहले टेक्नोलॉजी कुछ और थी, गन से लड़ाई हो रही, टैंकों से लड़ाई हो रही, अब हवा में ड्रोन फेंक दिए जाते हैं। अब देखो, एक तरफ से ड्रोन है और एक तरफ से बल है, मतलब 5 लोग हैं 10 लोग हैं सीमा के, वो ड्रोन पे हमला कर रहा है और ड्रोन उधर से हमला कर रहा है। ड्रोन 10 लोगों को मार देगा और बाद में एक ड्रोन गिर भी गया तो हमने क्या हासिल किया, हमने तो एक मशीन को ही मारा। इसका मतलब सिस्टम तो चेंज हो गया। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो वॉर चला, मैं कई बार बता चुका हूं कि वो वॉर 24 घंटे में ही खत्म हो गया। क्यों? अजरबैजान ने ड्रोन का इस्तेमाल किया, आर्मेनिया इसके लिए तैयार नहीं था, घुटने टेक दिए उसने कि रोक दो भाई, रोक दो, गलती हो गई, माफ करो, जो चाहिए ले लो बस। 24 घंटे में ही नतीजा। अभी भारत पाकिस्तान के बीच में जो टकराव हुआ, ड्रोन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो मैं ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये खतरे सेम नहीं रहते, बदलते रहते हैं। हमें जैसे साइबर अपराध एक खतरा हो गया है, पढ़ेंगे अलग से भी। अटैक होते हैं, बाहर के हमले, साइबर हमले सीमा पार ही होते हैं। लोगों को बाउंड्री से या सीमा को से पार कराने की कोशिश की जाती है, भारत में भेजे जाते हैं आतंकवादी। भारत में बहुत सारा नशे का, मादक द्रव्य जो चीजें हैं वो भेज दी जाती हैं। पूरा पंजाब इसका भुक्तभोगी, गुजरात, राजस्थान, इन क्षेत्रों में इतना नशा कैसे आता है? अफगानिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया में सप्लाई किया जाता है। और ये ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये गढ़ हैं अफीम के, ये 3 देश। और ये फिर अब अफीम पैदा करेंगे तो किसी को तो देंगे ना। भारत जो है कस्टमर के तौर पर निकल के आता है, सरकार नहीं करती, बट इतने सारे कई लोग हैं जो इस चीज में, इस व्यापार में इन्वॉल्व रहते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है। देश के लोग मर रहे हैं, देश के लोगों को नुकसान हो रहा है, देश की युवा जनरेशन या युवा पीढ़ी नशे का शिकार बन रही, खोखला हो जाएगा देश, उनको फर्क नहीं पड़ता है। उनको अपने व्यापार से मतलब है, पैसा चलना चाहिए बस। 15 अगस्त और 26 जनवरी को वो एक स्टेटस लगा देंगे, बस दिखा देंगे कि हम भी देशभक्त हैं। और बाकी के 363 या 362 दिन कुछ भी गलत करते रहे। भारत के लिए बहुत बड़ी विडंबना है, लोग धार्मिक संस्थानों में जाके या धार्मिक स्थानों पर जाकर पवित्र बनने की कोशिश करते हैं, ड्रामा करते हैं, लेकिन बाहर आने के बाद वही सारे कुकर्म करते हैं जिसके लिए मना किया गया है। आप खुद सोच लो, कितने सारे पंथ हैं भारत में, कितने धार्मिक स्थान हैं, कितनी जगहों पर कितना कुछ डेली होता है, धर्म के नाम पर जाते हैं लोग, है ना, उसके बावजूद भी भारत में करप्शन सबसे ज्यादा है। क्यों? धर्म के लिए हम जाते हैं, इतना पुण्य करते हैं, इतना तीर्थ स्नान करते हैं, और उसके बावजूद भी भारत में अपराधों की प्रवृत्ति ज्यादा हो। क्यों? इतना सारा पैसा हमारे पास है कि हम धार्मिक स्थानों पर जाकर अलग अलग चीजें करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, बहुत सारी जगह वहां पर बनाते हैं, मंजिलों का निर्माण करते हैं, बड़े बड़े लंगर लगाते हैं, वहां भंडारे करते हैं। उसके बावजूद भी भारत में 38% के आसपास बच्चे कुपोषित हों। क्यों? हमारे धार्मिक स्थान इतने बढ़िया बन गए हैं, इतना पैसा उन पे है, उनको देख के मन करता है, इतने सुंदर हैं, सोने से बने, फिर भी हमारे देश के लोगों में गरीबी सबसे ज्यादा हो। क्यों? तो इसका मतलब धर्म को हमने अंदर से अपनाया नहीं। धर्म का मतलब नैतिक मूल्य, और वो हमारे अंदर नहीं है। वरना हमें पता होना चाहिए कि इमारतों के बनाने से भगवान खुश नहीं होता,
इंसानों को खुश करने से भगवान खुश होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा मानवता की सेवा, दरिद्र नारायण। सबसे वर्स्ट कंडीशन में जिस इंसान को देखो ना, मान लो उसके अंदर भगवान है। इमारतें बना देने से भगवान खुश नहीं होता। कब समझेंगे हम ये बात? दरिद्र जो भूखा है, जो तड़फ रहा है, जिसको सर्दी गर्मी में सपोर्ट की जरूरत है, जिस बच्चे के पास कंडीशन अच्छी नहीं है, वो पढ़ना चाहता है, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट की नीड है, वहां भगवान है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जाना चाहिए इन जगहों पर। वहां से मूल्य सीखेंगे तभी तो समाज में इंप्लीमेंट करेंगे। जाना चाहिए, बट सिर्फ वहां पे भगवान थोड़ी। सारी कायनात में है वो, सारी प्रकृति में है, और लोगों में है, जीवों में है। हरे जो नास्तिक चीजें, क्या बोलते हैं उसको, निर्जीव चीजें हैं, उनके अंदर भगवान है, तो फिर बाकी चीज तो बची क्या? तो निर्जीवों के लिए तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो जीव हैं उनके लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पंछी एक एक करके भारत में विलुप्त होते चले जा रहे हैं। बहुत सारी चिड़ियाएं विलुप्त हो गई। इतनी गर्मी पड़ती है, उनको पिलाएं, पानी वानी दें उनको, उनके लिए अलग से एफर्ट करें। ये भगवान तब ना खुश होगा। कितने सारे जीव जो हैं विलुप्त हो जा रहे हैं क्योंकि उनके अंगों के लिए उनका अवैध व्यापार किया जा रहा है, मार दिया जा रहा है उनको। कैसे खुश होगा भगवान? कल किसी स्टेट का मैं शायद दिख रहा था, कल या परसों की न्यूज में कुछ चल रहा था, एक बुजुर्ग माता है ना, परिवार में अब होता क्या ना, माता पिता जब जवान रहे ना, तो वो घर के लिए एसेट के तौर पर होते हैं, हमें पैसे कमा के देते हैं, माँ हमारे घर का काम करती है, पिता सारा सारा दिन मजदूरी करता है, तब तो वो हमारे लिए अच्छे हैं। और वो हमें कैसे पालते हैं, माता पिता हमें कैसे पालते हैं? बचपन में हम जब पैदा होते, पेट में जब बच्चा होता है, 9 महीने माँ क्या झेलती है, उसके बाद उसको जन्म के टाइम पे बहुत असहनीय दर्द का सिचुएशन, उसके बाद जब तक वो बड़ा नहीं होता, उसकी सब हर चीज को, साफ सफाई का ध्यान रखना, उसकी हेल्थ का ध्यान रखना, उसके खाने का ध्यान रखना, इतने प्यार से माँ और पिता बच्चे से बात करते हैं। जब हमें माता पिता की नीड थी तो माता पिता ने कैसे हमें खड़ा किया, कैसे जो है हमारी परवरिश की, कैसे हमें पढ़ाया लिखाया, कैसे हमें बड़ा किया। जब जब समस्या हुई पिता सबसे पहले खड़ा हुआ। जब जब हमारे आंख से आंसू निकला तब तब सबसे ज्यादा मां रोई। और जब वो बुजुर्ग हो गए तो हमने क्या किया? अयोध्या का मैटर है शायद, एक बुजुर्ग माता को उठा के परिवार वाले शहर से बाहर छोड़कर चले जाते हैं। वो तो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो। मतलब जब मैं वो वीडियो देख रहा था तो मेरे अंदर तो बहुत ही ज्यादा मतलब इमोशनल सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। जब मां थी, आपको जरूरत थी मां की, तो मां ने कैसे संभाला था तुम? आज जब मां को आपकी जरूरत है, जब बुजुर्गपन में आपको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है उसको, और आप उसको ऐसे छोड़ के आ गए बाहर। एक बार भी आपकी रूह नहीं कांपी इस चीज को करते टाइम? ये कैसा समाज है? अगर मैं गलत नहीं हूं और अयोध्या का मैटर है, वहां पर श्री राम जी का इतना पवित्र स्थान है, वहां के लोग अगर वहां रहते हुए आप ये मूल्य नहीं सीख पाए तो क्या फायदा फिर? गलत है। जिन माता पिता ने हमको बड़ा किया है ना, तो हम ये ना सोचें। अच्छा देखो, जब वो पिता पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, पैसे देते हैं, तो हम क्या कहते हैं? आपका फर्ज था, आपने पढ़ा लिखा के हमने बड़ा किया। तो फिर तुम्हारा फर्ज कहां गया? उन्होंने तो अपना फर्ज निभा दिया, तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है उनके लिए। कई बार मेरी ऐसी बातें चुभती हैं लोगों को, बट सच तो यही है। क्या आपका सच में कोई फर्ज नहीं है माता पिता के लिए?
और इतना समाज जो है असंवेदनशील हो गया है ना। पर एक घटना नहीं है, ये बहुत सारी घटनाएं। भारत में वृद्धाश्रम की बढ़ती संख्या इस बात का बहुत अच्छे से सबूत देती है कि हमारे समाज में नैतिक मूल्य पूरी तरीके से खत्म हो गए। क्यों बन रहे हैं वृद्धाश्रम भाई? ये वही समाज था जिसमें घर बैठकर दादा दादी लोग कहानियां सुनाते थे। ये वही समाज था जिसमें बड़े बुजुर्गों को बिठाकर रखा जाता था, उनकी सबसे ज्यादा केयर की जाती थी, उनको संभाला जाता था, उनके पारंपरिक ज्ञान को संभाला जाता था। और अगर उनके जीवन में कोई बीमारी हो गई, कुछ हो गई, तो उनको एकदम अच्छे से ट्रीट करवा के जब तक संभाल सकते हैं संभालते थे, और उनको फिर पवित्र तरीके से अच्छे से उनको विदा करते थे इस दुनिया से। ये तो वही समाज था। आज इस समाज को क्या हो गया? क्यों लड़कियां ये डिमांड करती हैं कि हमें मतलब शादी से पहले हमें अकेला रहना है, माता पिता नहीं होने चाहिए? क्यों? सोचने वाली बात है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए किसी बच्चे की, किसी लड़के की शादी 25 साल की एज में हो रही है, और 25 साल के बाद एक लड़की आती है और वो कहती है नहीं मुझे तो माँ बाप के साथ नहीं रहना, अकेले रहना है, तुम अकेले रहो। अरे 25 साल तक मुझे बड़ा किसने किया है? 25 साल तक मुझे संभाला किसने? 25 साल तक मेरी परवरिश करने वाला कौन है? और आज जो मैं तुम्हारे सामने हूं, चाहे काबिल हूं चाहे नहीं हूं, ये उनकी देन है। फिर आप कैसे कह सकते हो इस सवाल को कि नहीं मुझे तो अकेले रहना है? वो किसकी जिम्मेदारी है फिर? वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इस चीज का ट्रेंड चल पड़ा है। पहले पूछ लिया जाता है कि कितने परिवार में लोग। अरे भाई उससे आपको क्या लेना है? मैं कितनी बार बोलता हूं, शादी के लिए सिंगल एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, लड़का और लड़की एक दूसरे के कंपैटिबल हैं या नहीं है, बस। एक दूसरे को समझ सकते हैं कि नहीं? क्या एक दूसरे की वैल्यू कर सकते हैं? एक दूसरे को सम्मान दे सकते हैं? एक दूसरे के साथ जीवन भर चल सकते हैं कि नहीं? दुख सुख में एक दूसरे का साथ दे सकते हैं कि नहीं? बस, बाकी कुछ नहीं देखना चाहिए। उसका कितना पैसा है, नहीं है, क्या जॉब है, क्या नहीं है। हाँ, ये सब चीजें जरूर देखो। नशा तो नहीं करता है, वो सब चीजें आपका फर्ज बनता है, बाकी सब नहीं। क्योंकि परिवार में कमियां ढूंढने लगेंगे ना, तो हर परिवार में कोई ना कोई कमी होती है। परिवार से थोड़ी ना उतनी शादी का कोई लेना देना है। समझे मेरी बात? तो ठीक है ना, थोड़ा सा इस चीज को भी समझने की जरूरत है कि समाज, इंडियन सोसाइटी जो है वो किस तरीके से, या उसका जो किस तरीके से नए मोड़ लेते चली जा रही है, इस चीज को समझने की जरूरत है। कल परसों मैंने वो घटना देखी, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगला कॉन्सेप्ट है इसमें साइबर अपराध को लेकर। वर्तमान समय की सबसे बड़ी चुनौती, तमिलनाडु में कुडनकुलम संयंत्र को चीन कुछ देर के लिए बंद कर देता है, और बाद में बोला जाता है इस बात को कि हमने चेक किया था कि हम आप पर हमला कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हम आपको चेक चेक कर रहे थे हम कि क्या हम अटैक कर सकते हैं। महाराष्ट्र में, मुंबई में कुछ देर के लिए लाइट बंद कर दी जाती है पूरी सिटी की, और अब आरोप लगता है चाइना पे कि चीन और पाकिस्तान ने मिलकर यह खेल खेला है। व्हाट द हेल दिस इज गोइंग ऑन? ये क्या है? और चलो मान लीजिए सरकार को पता लगा होगा और सरकार ने चीजें की, सरकार ने कुछ खास पब्लिकली इस मामले में कहा नहीं, बट बात सोचने वाली तो है ना, कैसे कर गए अटैक? हमारी तैयारी कहाँ है? साइबर सिक्योरिटी को लेकर भारत जो है एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। आज भी लोगों के अकाउंट से बहुत सारे पैसे चोरी हो जाते हैं, मेहनत की कमाई पता भी नहीं चलता है कौन कहाँ ले जाता है, और बाद में उसका कुछ खास हो नहीं पाता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के अकाउंट हैक हो जाते हैं, खुद सोच के देखो।
तो सरकार के स्तर पर ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान इस मामले में हमसे काफी आगे हो गए हैं भाई। टेक्नोलॉजी के मामले साइबर अटैक करना उनका काम है। कौन कौन से 3 या 4 देश प्रमुख हैं जो अटैक करने में माहिर हैं? एक है चीन, एक है पाकिस्तान, एक है रूस के हैकर, एक है ईरान। ये ऐसी कंट्रीज हैं जिनके साइबर हैकर बहुत हैं। इनको पता है कि आने वाला टाइम इन्हीं का है, इसी टेक्नोलॉजी का है। भाई सोच के देखो ना, परमाणु संयंत्र हैक कर लिया, कितना बड़ा वो लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं, आप इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। तो हमें साइबर सुरक्षा के तौर पर या साइबर चुनौती के तौर पर इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखने की जरूरत है ना। तो इसको लेकर कौन कौन से खतरे हैं, किस तरह की चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं, और अभी तक उनको लेकर क्या किया गया है और क्या किए जाने की जरूरत है ना, तो उसको हम देखेंगे। अगला कॉन्सेप्ट इसके अंदर आपदा प्रबंधन का है। ये सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें जो हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुकेंगे आप। ठीक है, कुछ जो हैं मानव निर्मित आपदाएं जो हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। प्राकृतिक आपदाएं कौन सी हैं, हालांकि ये डिजास्टर मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है तो मैं उसके साथ आप लोगों को पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे अगला टॉपिक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, संगठित अपराध। दो तरह के अपराध होते हैं बच्चों, एक होता है संगठित अपराध, और इसको लेकर सीधे सवाल मेंस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, कई बार पहले ये कॉन्सेप्ट पढ़ा भी चुका हूं करंट अफेयर। संगठित अपराध जो प्लान्ड तरीके से किया गया हो, जिसके लिए पैसा उपलब्ध कराया गया हो, जिसके लिए ट्रेनिंग की गई हो, जिसके लिए डेट को तय किया गया हो, जिसके लिए एक प्रॉपर नेटवर्क हो, उसको बोलेंगे संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। और अगर आप देखेंगे असंगठित जो ऐसे ही कर दिया गया हो, जैसे मान लीजिए मैंने आप लोगों को एक टर्म पढ़ाया था लोन वुल्फ हमला, अगर आप में से किसी बच्चे को याद हो तो। क्या होता है ये, कोई एक व्यक्ति आईएसआईएस की वीडियो देख रहा था, मान लीजिए, जैसे मान लो यूट्यूब पे एक चीज समझिएगा, मान लो आईएसआईएस बहुत फेमस हो चुका है, इस्लामिक स्टेट हो इराक एंड सीरिया एक समय पर बहुत चलता रहा है, फिर से पैर पसार रहा है। मान लो कोई व्यक्ति जो है इसने इनसे जुड़ी कोई एक वीडियो सोशल मीडिया पर देख ली, और ये बंदा बैठा हुआ है स्पेन में, और स्पेन में बैठ के इसके दिमाग में ऐसा आ गया इन लोगों की किसी वीडियो से कि भाई स्पेसिफिक कंट्री के साथ या मान लो मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। तो इस बंदे ने कुछ नहीं कहा और कर रहे हैं, मान लो उनके दिमाग में आया कि यूरोप के लोग कर रहे हैं या कौन कर रहे हैं, सबको देहाती मान रहा है, वो क्या बोलते हैं उसको, जिहादी मान रहा है। और जिहादी मानने के टाइम पे ये बंदा एकदम से अपनी गाड़ी निकालता है और 10 लोगों पर चढ़ा देता है, हमला कर देता है, मार देता है। इसको बोलते हैं लोन वुल्फ हमला। क्या मतलब बना, डेफिनेशन क्या बनी, किसी की विचारधारा से प्रभावित होकर खुद हमला कर देना। अब इस बंदे को ना तो किसी का कोई नेटवर्क था, इस बंदे को ना तो पैसा अवेलेबल कराया गया था, ना तो इसको कोई ट्रेनिंग दी गई थी, ना ही इसका कोई एजेंडा तय किया गया था, ना ही इसको कोई स्पेसिफिक डेट पर कुछ लोगों को मारने की बात कही गई। इसने सिर्फ किसी विचारधारा को सुना और हमला कर दिया। इसको बोलते हैं लोन वुल्फ अटैक। इस तरह के हमले को डील करना बड़ा मुश्किल है, ये असंगठित अपराध की श्रेणी में आएगा भाई, ये संगठित क्राइम नहीं, अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो इसको देखेंगे कौन कौन से हैं, इन दोनों के बीच में संबंध क्या है वो भी देखेंगे। फिर एक चुनौती आती है भारतीय आंतरिक सुरक्षा की, बहुत बड़ी चुनौती नक्सलवाद। हालांकि अब धीरे धीरे सरकार ने काफी हद तक इस पर कंट्रोल कर लिया है, लेकिन ये समस्या अभी खत्म नहीं हुई है। इसको लेकर कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, कैसे ये समस्या का ओरिजिन होता है, कौन कौन से कारण रहते हैं, किन क्षेत्रों में ये समस्या फैली, कैसे इसको कंट्रोल किया गया, और कब तक ये भारत से पूरे तरीके से, क्योंकि मुझे लगता है अमित शाह जी ने शायद इसके लिए 2026 की जो है, मार्च 2026 की वो ली है डेडलाइन कि भारत में नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। तो उस नजरिए से 2025, 26 और 27 के लिए मेंस एग्जामिनेशन के लिए नक्सलिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समुद्री सुरक्षा एक प्रमुख चुनौती है। आपको पता है मुंबई में जो हमला हुआ था समुद्र के माध्यम से ही हुआ था, मैरिटाइम सिक्योरिटी। और समुद्री सुरक्षा तब और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब चीन जो है
ना केवल बंगाल की खाड़ी में बल्कि पूरे हिंद महासागर में काफी एक्टिव नजर आ रहा हो। खुद सोचो आप। तो ऐसी सिचुएशन में आपको पता है भारत ने 2047 तक डेवलप होने का टारगेट ले रखा है, पाकिस्तान हो नहीं पाएगा। तो पाकिस्तान हमलों के माध्यम से हमें क्या करना चाहता है, रोकना चाहता है। ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से समुद्री सुरक्षा को करके उसके एजेंडे को विफल कर सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट इसके अंदर, विकास और आंतरिक सुरक्षा के बीच में क्या संबंध है, आपको पता ही। जहां पे विकास है ना वहां स्थिरता है, जहां पर विकास की कमी है ना वहां अस्थिरता उत्पन्न होगी होगी। भी एक जगह है जहां पर 24 घंटे लाइट जा रही है, मतलब आ रही है, एक जगह है जहां पर लाइट 4 घंटे ही आ रही है, 6 घंटे ही आ रही है, तो वहां के लोग तो विरोध करेंगे ही। तो क्या क्रिएट हो गया, अस्थिरता, अनस्टेबिलिटी वो क्रिएट हो गई। ठीक है, अगला लिखेंगे इसमें मीडिया और सोशल मीडिया की जो भूमिका है वो भी देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो हमारी खुफिया एजेंसियां हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं, उनका क्या रेलिवेंस, जैसे रॉ हो गई, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गई, है ना। तो ये ऐसी एजेंसियां हैं जिनके, जैसे ईडी वगैरह जो हैं, ये भी एजेंसियां इसी के अंदर हम देख सकते हैं। इन एजेंसियों की किस तरह की भूमिका है, किस तरीके से इनको फ्रेम किया गया है, इनके क्या दायित्व हैं, है ना, ये सारा कुछ आंतरिक सुरक्षा का सिलेबस। तो मेरे हिसाब से मोटे तौर पर आप लोग इस पेपर के बारे में समझ गए होंगे। देखो, किसी भी जंग को लड़ने से पहले उस जंग का खाका समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी लड़ाई को लड़ने से पहले उस लड़ाई की संरचना को जानना जरूरी है, तभी आप बेहतर रणनीति बना पाओगे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने प्रॉपर डिस्कस कर लिया सिलेबस को लेकर, कॉम्बो बैच क्या होने वाला है उसको लेकर। कल से हम लोग जो हैं इसका पहला टॉपिक उठाकर काम करना शुरू करेंगे और थोड़ा सा स्पीडली हम लोग इन बैच को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज मैं कभी नहीं करता, तो आप लोगों को सेलेक्टेड टॉपिक्स में करवाने वाला हूं और ऐसी कोई चीज नहीं बचेगी जो आपको सवाल में आए और आपके पास लिखने के लिए कंटेंट की कमी हो। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में हम लोग यहां तक कहानी को रोकेंगे, कल इसके आगे की कहानी को देखेंगे। आप लोग एक नई एनर्जी के साथ इस चीज को लेकर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू।